कल की तेज गिरावट के बाद बाजार में आज है शानदार रिकवरी का दिन और अब तक ऊपरी स्तरों को होल्ड करते हुए बाजार आखिरी 1.5 घंटा मजबूती बरकरार रहेगी या फिर आएगी मुनाफा वसूली। और तेजी के साथ जो उछाल आया है उसमें क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी कल के लिए, ये रहेगा अब अगले 1.5 घंटे का फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी, साथ ही मैं हूं दिवांशी आशर। और आप देखें ग्लोबल मार्केट्स फिलहाल मजबूती के साथ ही कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स तक की मजबूती। यूरोपियन बाजार भी मजबूत है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं फिलहाल बड़ी बातें कौन सी है बाजार में। बिल्कुल देवांशी, बड़ी बातों के तौर पर यही है कि कल की बड़ी बात ये थी बाजार की कमजोरी, आज की बड़ी बात है बाजार की रिकवरी। अच्छी खरीदारी होती दिख रही है, चौतरफा खरीदारी है। 250 अंकों की मजबूती आपको दिखेगी निफ्टी में। अभी भी 16,900 के आसपास था, 16,850 16,900 के रेंज में ट्रेड करता हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं 35,000 के आसपास पहुंचने की कोशिश हुई, पार भी किया लेकिन टिका नहीं। अब 34,900 के आसपास ट्रेड करता हुआ 1.25% मजबूत। सभी सेक्टर हरे निशान में है आज के सेशन में, ये सबसे बढ़िया बात है। और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में 2-2% का बड़ा उछाल आपके लिए आता हुआ दिखेगा। तो यानी कि चौतरफा खरीदारी है। खरीदारी कहां से आ रही है? मेटल मजबूत है, आईटी रियल एस्टेट में अच्छी तेजी है। ये 3 सेक्टर ऐसे जो अच्छे मजबूत हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों में भी तेजी बनती दिख रही है, 2.5 से 3% तक की मजबूती इन सभी सेक्टर्स में है। डाउ फ्यूचर्स धीमे धीमे अपनी बढ़त बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे, अब थोड़े से कमजोर हुए, 135 अंक नीचे। कमजोर तो नहीं कहेंगे, कम मजबूत है। 200 पॉइंट ऊपर थे, अब 135 के आसपास मजबूत है। यूरोप के बाजारों में 1% की तेजी बनती हुई आपको नजर आएगी। तो यह है अब तक की बाजार की बड़ी बातें और बाजार का अब तक का हाल भी। जी बिल्कुल, तो आप देखिए जैसे कि हम कह रहे हैं कि अब बाजार में तेजी के साथ ही कामकाज होता हुआ दिख रहा है। अनिल जी, सबसे पहले तो आज जो हमने रेंज बताई थी और ओवरऑल फिलहाल हम देख रहे हैं 16,850 इन्हीं लेवल्स के आसपास फिलहाल बाजार में भी कामकाज होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं, और आपने ये भी कहा था थोड़ी सी तेजी की आज उम्मीद है, थोड़ा सा बायसनेस आज पॉजिटिव ही था। और कल जाते हुए भी हमने यही कहा था हल्की सी रिकवरी की उम्मीद है, लेकिन शानदार रिकवरी आती हुई दिख रही है। 16,775 16,825 की कंजेशन जोन में शुरुआती आधे पौन घंटे में 1 घंटे में वक्त बिताने के बाद बाजार ने जो रफ्तार पकड़ी, हमारा टारगेट 16,900 का था। और आज डे ट्रेडर्स के लिए जो शॉर्ट साइड पर स्टॉप लॉस 16,925 का था और बैंक निफ्टी पर 35,150 का। आप देखिए बैंक निफ्टी अपने स्टॉप लॉस से 100 पॉइंट दूर से वापस घूम गया 35,150 से, और निफ्टी का 16,925 का था, 16,940-35 का हाई बनाया लगभग वहीं पर। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि जहां तक ऊपरी रेंज में बाजार जाना चाहिए वहां तक पहुंचा है। तो हमें जितनी उम्मीद थी उतनी तेजी होगी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, सो अब आपको ये लग रहा होगा कि सुबह में बड़ा बुलिश साउंड कर रहा था लेकिन अब मैं कॉशियस साउंड कर रहा, तो बिल्कुल ठीक समझे हम। हाँ। वापस से खरीदारी की रेंज में आने दीजिए। रेंज के ऊपरी सिरे पर देखिए, आप सिंपल सी बात ये समझिए, 16,400 से 16,950 लगभग आप 500 साढ़े 550 पॉइंट चढ़ चुके हैं। 500 पॉइंट आपने सिर्फ मुश्किल से 1 दिन भी नहीं हुआ है, कल दोपहर से अभी दोपहर तक में अगर आप देखें तो आपको 500 पॉइंट की तेजी मिली है निफ्टी में, वो भी ऐसे खराब मूड माहौल में। तो जाहिर सी बात है यहाँ पोजीशन थोड़ी हल्की होगी ही। तो इसलिए 16,900 के ऊपर थोड़ा आप पोजीशन हल्की करें, वापस से 16,775 16,825 की रेंज में आए, तब धीमे धीमे खरीदारी करने के बारे में सोचें। तो दोनों तरफ के ट्रेड आपको मिलेंगे, उसका फायदा उठाना ये ध्यान में रखें। सेम बैंक निफ्टी में भी आप देखिए 35,000 के आसपास इसके ऊपर आने पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। 35,700 के नीचे धीमे धीमे खरीदारी करने का मन बनाना है। तो बाजार एकदम परफेक्ट ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ मिनटों में थोड़ा नीचे आया, डाउ फ्यूचर्स भी थोड़े नीचे आए, 200 से 125 पॉइंट रहे। तो जाहिर सी बात है थोड़ा उतार चढ़ाव आपको ग्लोबल मार्केट्स में भी दिखेगा, हमारे यहाँ भी दिखेगा। एक ही फॉर्मूला रखना है इस वक्त, चाहे आप लॉन्ग हैं चाहे आप शॉर्ट हैं, हल्के रहना जरूरी है। हल्के रहेंगे तो आपको पोजीशन बनाने के लिए मौका मिलेगा, और वो मौका मिलेगा तो आप उस मौके को उठा पाएंगे। लेकिन पहले से पैक हैं तो फिर क्या करेंगे? देखते रहिए फिर कि इंतज़ार, मेरा भाव आएगा तो मैं शॉर्ट काटूंगा, मेरा भाव आएगा तो मैं लॉन्ग छोड़ूंगा। तो वो वाली चीज़ में ना फंसें, छोटे छोटे मुनाफे के लिए ट्रेड करते रहें और आप रेंज के ऊपरी सिरे पर बेचें। आप देखिए बात करते करते 100 पॉइंट ऊपर से नीचे आया निफ्टी, राइट है ना? एक शार्प फॉल। ये ऐसा ही होगा, ऐसे ही होगा। जैसे आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे कि बाजार ऊपर जाने को तैयार है, रेंज के ऊपर तोड़ेगा, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जैसे आपको ये लगेगा कि ना अब तो गया, और वहां से रिकवरी होती, तो ये वाला ट्रेड आपको मिलेगा ही मिलेगा। याद रहे सब कुछ ठीक है एक्सेप्ट FIs की सेलिंग। हाँ, वो सुबह खाली 8 बजे के लिए नहीं है कि 8 बजे हम विश्लेषण कर रहे हैं भूल जाएं, वो पूरे दिन भर वाला मामला है।
तो एफआईएस की सेलिंग ऊपरी लेवल पर रहेगी ही रहेगी, ये ध्यान में रखें। बस बिल्कुल, आपने सुबह भी यही कहा था 16,900 थोड़ा सा कश्मकश बिल्कुल का बहुत लेवल बढ़िया है। लेवल है प्रॉफिट बुक करने का। एग्जैक्ट वहीं पे हाई भी बनते हुए Yes. दिख रहे हैं। आज 16,936 ये हाईज भी बनते हुए दिख रहे हैं और वहां से बाजार घूमते हुए दिख रहे हैं। चलिए आगे भी बात करेंगे और स्ट्रैटेजी भी लेंगे, साथ ही लेवल्स पर भी नजर रखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज खबरों वाले शेयर कौन से हैं और साथ ही आने वाले दिनों के लिए ट्रिगर्स कौन से हैं। शुरुआत करते हैं कुशल से। कुशल, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशी। सबसे पहले आज येस बैंक पर नजर रखने हैं। पूंजी जुटाने पर आज बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही कल के जो सेट ऑफ ट्रिगर्स हैं वहां पर भी आपको नजर बनाकर रखनी है, जिसमें मेट्रो ब्रांड्स इस आईपीओ की लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। प्राइस बैंड 485 से 500 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। साथ ही आरबीआई की एमपीसी मीटिंग के मिनट्स जो है वो जारी होते हुए नजर आएंगे। साथ ही दीपक नाइट्राइट 22 दिसंबर यानी कि कल जो है यहाँ पर फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक होने वाली है, तो इस वजह से भी ये फोकस में रहेगा। और प्रिसिजन वायर्स यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट होती हुई दिखेगी। स्प्लिट रेशियो जो है वो 5:1 का था। इनफैक्ट आईबी रियल एस्टेट पर भी नजर रखिए, जहां पर इक्विटी शेयर या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के जरिए पूंजी जुटाने पर विचार हो सकता है। और पावर मिनिस्ट्री ने बैंकों से सौर ऊर्जा पर लोन रेट पर चर्चा के लिए मीटिंग बुलाई है, तो यहाँ पर भी फोकस रहेगा। और यूएस में Q3 जीडीपी के आंकड़े भी आते हुए नजर आएंगे। साथ ही पावर ग्रिड जो है वो एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा, जिसमें 4 रुपए इंटरिम डिविडेंड और 3 रुपए प्रति शेयर का उन्होंने स्पेशल डिविडेंड का ऐलान किया था। 23 दिसंबर की जहां तक बात है, टारसन्स प्रोडक्ट्स यहाँ पर एंकर निवेशकों का 1 महीने का जो लॉक इन पीरियड है वो खुलता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट मेडप्लस की लिस्टिंग भी 23 दिसंबर को ही होती हुई नजर आएगी। इशू साइज करीबन 1400 करोड़ रुपए का था इस आईपीओ का। संसद का शीतकालीन सत्र भी खत्म होगा 23 तारीख को ही। और प्रिसिजन वायर्स की जो स्टॉक स्प्लिट की मैं एक्स डेट की बात कर रहा था, उसकी रिकॉर्ड डेट जो है 23 दिसंबर को होगी। जीएसपीएल एनआईएनएल के लिए बोली लगाएगी कंपनी। इनफैक्ट यहाँ पर बोली की जो प्रक्रिया है वो 23 दिसंबर से ही शुरू होती हुई नजर आएगी। सीएमएस इंफो सिस्टम्स का आईपीओ जो है वो 23 दिसंबर को बंद हो जाएगा। साथ ही गेल 23 दिसंबर को यहाँ पर अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक हुई हुई नजर आएगी, तो वहां पर भी आपको नजर रखनी है। और हिंदुस्तान एवरेज टूल्स अंत में यहाँ पर इसकी भी स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट जो है वो भी 23 दिसंबर है। ओके, तो ये सारे ट्रिगर्स थे जो आने वाले 2 दिन में आपको फोकस में रखने हैं, लेकिन लिस्टिंग भी काफी सारी है जिन पर नजर रहेगी। चलिए शुक्रिया कुशल। अब चलते हैं वरुण के पास, जानते हैं कि आज खबरों वाले शेयर कौन से रहे मार्केट्स खुलने के बाद। वरुण, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून देवांशी। तो सबसे पहले डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज, इस कंपनी के लेकर हमने आपको खबर बताई कि जो टर्किश कंपनी है जिसमें इसने 30% हिस्सा खरीदा है, ज़ायरोन डायनामिक्स, वो भारत में करीब 100 ड्रोन्स जो है उसको एक्सपोर्ट करने वाली है, तो उसका इम्पैक्ट आपने स्टॉक पे भी देखा। एलएनटी वाटर एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म जो है इंटेरीफ्लक्स कंट्रोल, उसमें सब्सिडरी जो है वो हिस्सा खरीदेगी। करीब $20 लाख के आसपास में हिस्सा खरीदा जाएगा। पिरामल एंटरप्राइजेस, पिरामल फार्मा ने एक बायो कंपनी में 27.8% हिस्सा जो है वो खरीदा है 102 करोड़ में। शिल्पा मेडिकेयर, इस कंपनी ने एक दवा लॉन्च की है और डीसीजीआई से इसके लिए मंजूरी मांगी है। एक्साइड इंडस्ट्रीज, लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए मंजूरी मिली है। पीएलआई स्कीम में भी ये शामिल होने वाली है, ये खबरें आई हैं। बिरला टायर्स, रिस्ट्रक्चरिंग को बोर्ड से कंडीशनल अप्रूवल मिला है अभी तक। पैसेंजर व्हीकल रेडियल टायर कारोबार दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करने के लिए अप्रूवल मिला है। आईओसी आईजीएक्स में 4.9% हिस्सा खरीदेगी, यानी कि इंडियन गैस एक्सचेंज में कंपनी जो है 4.93% हिस्सा जो है वो खरीद रही है। और नए क्रूड पाइपलाइन के लिए ये करीब 9,000 करोड़ के आसपास का निवेश करेगी। जो मुंद्रा पानीपत का पाइपलाइन है उसमें निवेश की बात की जा रही है अगले 3 साल में। एसबीआई जेएसडब्ल्यू स्टील में ये करीब 100 करोड़ के आसपास का निवेश करेगी। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के जरिए निवेश करने वाली है। टोरेंट फार्मा, इस कंपनी ने अपनी सब्सिडरी, यूएस की जो सब्सिडरी है उसके लिए जापान के एक बैंक में $8 करोड़ के आसपास की कॉर्पोरेट गारंटी दी है। सीएससी एनसीडी के जरिए 100 करोड़ जुटाने की योजना और एक ब्लॉक डील हुई है ट्राइडेंट में 26 लाख शेयर्स की। ओके, तो ये है वो तमाम खबरें जिनके दम पर आज दिखेगा एक्शन। बढ़ाते हैं आगे, तैयार एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। राकेश बंसल, कुणाल सरावगी, सुमित बगड़िया, संदीप वागले, नितिन मुरारका और थोड़ी देर में जुड़ेंगे 2:30 बजे सेठ साहब अपनी बेहतरीन पिक्स के साथ। आप सबका है स्वागत। सुमित जी, सुबह जो बात हुई थी, जो वादा था हमारा, घी शक्कर का मिक्सचर आपके मुंह में डाला जाएगा 17,000 के पहुंचने पर, 17,000 के बहुत नजदीक पहुंचा है। 2 में से एक प्रोडक्ट कोई भी आप चूज कर सकते हैं, बताइए।
अनिल जी दोनों ही खाने की इच्छा है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा और इंतजार, 17,000 पहुंचने की तैयारी में, बट वाकई में जो कन्विक्शन और जिस भरोसे के साथ आपने सुबह कहा कि एक बेहतरीन रिकवरी आएगी, वो आती हुई दिखी भी है। अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी उतनी शार्प आती हुई दिख रही है। जरा लेवल्स देखिए निफ्टी के और बताइए कोई फ्रेश ट्रेड बनता है या किन लेवल्स पर बनता है वो बताइए। अनिल जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वॉलेटिलिटी है, जैसे कि मैंने सुबह भी कहा था और पहले से कई दिनों से कहते हुए आ रहा हूं कि वॉलेटिलिटी ऐसे ही देखने को मिलेगी। अब आप हाई से देखोगे तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का करेक्शन आ चुका है हाई से। इंट्राडे के लिए इतना करेक्शन इनफ है, तो बाइंग अगर बनती है तो ये 775 से 800 के आसपास ही कहीं पर बनेगी। 16,775 से लेके 16,800 के आसपास, और यहीं पे सपोर्ट लेके ये घूमना चाहिए। अगर इन लेवल्स के नीचे आता है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो मुझे लगता है कि ये यहीं कहीं से घूमेगा और वापस से ऊपर में 16,900 के ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। और जैसे कि सुबह भी कहा था, जल्दी ही 17,000 प्लस के लेवल देखने को मिलने चाहिए। तो एक बार यहां से घूमने दीजिए, फिर ऊपर में 17,000 के लेवल देखने को मिलेंगे। यहीं कहीं पे बाइंग बनती है निफ्टी के अंदर। ओके, तो आप देखिए निफ्टी पर फिलहाल ये राय मिलती हुई दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी सारे स्टॉक्स हैं जिसमें आज लगातार तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिख रहा है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 6% तक की मजबूती के साथ ये स्टॉक में कामकाज होता हुआ दिख रहा है। और देखिए आप कल इसकी बोर्ड की बैठक भी होने वाली है, पूंजी जुटाने पर ये विचार करते हुए दिखेगी। संदीप जी गुड आफ्टरनून, बताइए आईबी रियल एस्टेट क्या करना चाहिए स्टॉक पर? वो वागले साहब से बोलेंगे, बाकी संदीप जी से उनको लगा जैन साहब के लिए सवाल है। वागले साहब सॉरी। हाँ, अरे बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पे, सब एक जैसे नाम के इतने लोग हैं ना। वागले साहब बोलिए, आज अकेले संदीप जी आप ही हैं। हाँ अच्छा, थैंक यू जी। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून देवांशी। मुझे लगता है 150 टू 153 का एक सपोर्ट है जो ब्रेक नहीं होना चाहिए। आज का लो का 151 है, वो होल्ड करेगा। आईबी रियल एस्टेट अभी 156 है। बाय करके जाने के लिए पोजीशन ट्रेड बिल्कुल है। मुझे लगता है 175 170 टू 175 ये कुछ दिनों में जा सकता है, बट आज क्या है जिसमें मूव आएगा ये मैं कह नहीं सकता। अगर यहाँ पर बाय करते हैं तो 151 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 15 रुपए की मूव 3 से 4 दिनों में आनी चाहिए। ओके, तो पोजिशनली काफी पॉजिटिव लग रहा है। फिलहाल आप देखिए 156 के लेवल्स के आसपास इस स्टॉक में तेजी बनती हुई दिख रही है, करीब 6% तक के गेन्स है। पिरामल एंटरप्राइज, इस पर नजर कीजिए। पिरामल फार्मा ने यहाँ पे एक कंपनी में यापिन बायो यहाँ पे करीब 28% तक की हिस्सेदारी खरीद दी है और 100 करोड़ से ज्यादा का पेमेंट यहाँ पे होता हुआ दिखेगा। ये काफी पॉजिटिव है कंपनी के लिए। पिरामल एंटरप्राइज आज दिन में हम देख रहे थे करीब 4% तक के गेन्स थे। फिलहाल आप देखिए ऊपरी लेवल से थोड़ा सा कम हुआ है, 25-45 के लेवल्स के आसपास कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। नितिन जी गुड आफ्टरनून, बताइए स्टॉक पर क्या करना चाहिए, क्या लेवल्स आप देख रहे हैं? देखिए करंट लेवल से एक बाउंस आना चाहिए और जैसे अभी 2550 के आसपास है और इसमें करीब 2600 तक के टारगेट मिलने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सपोर्ट है 2450 का सपोर्ट है जहां से बाउंस हो रहा है और काफी शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है जिसके कारण शॉर्ट कवरिंग आ रही है। तो इसमें करीब 2600-2620 के टारगेट होने चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस 2520 का बनता है। तो आप देखिए 2520 के स्टॉप लॉस के साथ पिरामल एंटरप्राइज भी काफी पॉजिटिव लग रहा है इन लेवल से और आज अच्छी गेन्स इस स्टॉक में भी आते हुए दिखे हैं। डीसीएम श्रीराम, इस पर आज हम बातचीत करते हुए दिख रहे थे और जो खबर थी वो कंपनी के लिए पॉजिटिव है। हालांकि उसकी सब्सिडरी कंपनी यहाँ पे ड्रोन सप्लाई करते हुए दिखेगी, एक्सपोर्ट करेगी, लेकिन डीसीएम श्रीराम में भी आज भरपूर एक्शन बनता हुआ दिखा। अच्छे वॉल्यूम्स भी देखने मिले थे इस स्टॉक पर। और इस स्टॉक पर क्या करना चाहिए, सुमित जी अपनी राय दीजिए इस स्टॉक पर। 88-89 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है वो है 80 से 82 रुपीस के आसपास। ये लेवल जब तक टूटेंगे नहीं तब तक पोजीशन होल्ड करें। यहां से इमीडिएट ऊपर में जो टारगेट बनेंगे 98 से 100 रुपए तक के बनेंगे और वो लेवल्स टूटते हैं तब इसमें फिर और ऊपर का मूव बनेगा। फिलहाल 98 से 100 के टारगेट्स के लिए पोजीशन होल्ड करें और 80 से 82 का लेवल नीचे में ध्यान में रखें जो कि स्टॉप लॉस होना चाहिए लॉन्ग पोजीशन के लिए। ओके, तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, लेकिन फिलहाल आप देखिए 5% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इसमें अच्छे गेन्स आते हुए दिख रहे हैं। ईबी फैशन दूसरा स्टॉक है जहाँ पे हम देख रहे हैं 270 के लेवल्स के ऊपर ये स्टॉक में भी कामकाज होता हुआ दिख रहा है और अच्छे गेन्स इस स्टॉक में आते हुए दिख रहे हैं और मिड कैप्स भी आज भरपूर तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। कुणाल जी गुड आफ्टरनून, बताइए ईबी फैशन 271 ये लेवल्स के आसपास है, आप क्या लेवल्स देख रहे हैं और क्या करना चाहिए स्टॉक पर?
देखिए बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट है दीपांशु। मुझे लगता है कि इसमें और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे और एक कंसोलिडेशन यहाँ पूरा होता हुआ दिख रहा है। अगला रेजिस्टेंस 290 पर है, 290 का लेवल पार होगा तो ये भी एफआरएल में आपको और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। जिनके पास भी है निश्चिंत होकर के बने रहें और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मेरा टारगेट स्टॉक को लेकर बहुत अग्रेसिव है, होल्ड करने के लिए। ओके, तो बंसल जी आप एक चीज से खुश हो जाइए, जो अभी कुणाल जी ने बोला आपने सुना? बिल्कुल अनिल जी, मैंने सुना। और अनिल जी मैंने तो एक चीज और ऑब्जर्व करी है कि देवांशी का नाम अनिल जी सिर्फ मैं ही ठीक ठाक ले रहा हूँ। हाँ। पैनल के ऊपर कोई भी ठीक से नहीं ले पा रहा। मतलब हाँ। कि मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है। हाँ। सिर्फ मैं ही ठीक से ले रहा हूँ। तो इसी से मैं वही कह रहा था कि आप एक तो पहले से अपने मन से ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स बिल्कुल निकाल दीजिए कि आप दूसरों के मुकाबले में कम याददाश्त वाले हैं। इनफैक्ट आपकी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है मुझे देखते हुए। मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड और याददाश्त दोनों सबसे बढ़िया दिख रही है। तो बिल्कुल आज कुणाल जी पकड़ा, कुणाल जी मेरे ख्याल से पहली बार ही पकड़ में आए ऐसा लग रहा है मुझे। क्यों कुणाल जी? अनिल जी देखिए, पहले मैं देवांशी को देव्यांशी बोलता था। अच्छा। फिर अनिल जी मुझे निर्देश मिले कि देवांशी नाम है। हाँ। और अनिल जी आज दीपांशु है नहीं, तो अनिल जी कंफ्यूजन हो गया है काफी। हम ये कन्फ्यूजन बिल्कुल भी दूर नहीं होने देंगे, चिंता न करें। बीच बीच में आपको इसी तरह से कन्फ्यूजन से पाला पड़ता रहेगा। बाजार भी थोड़े कन्फ्यूज है, तेजी करनी है। मंदी नीचे से देखेंगे तो 180 अंक ऊपर दिखेगा निफ्टी, और ऊपर से देखेंगे तो 150 अंक नीचे दिखेगा निफ्टी। तो यानी कि जितना ऊपर है उससे थोड़ा सा कम उतना नीचे भी है। तो दोनों तरफ के ट्रेड आपके लिए होते हुए दिख रहे हैं। आइए इन सब के बीच में एक इवेंट पर करते हैं फोकस, और वो है आपके लिए कल हुई मीटिंग। जी हाँ, कल प्रधानमंत्री मोदी ने इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ की है एक अहम बैठक। इस बैठक में क्या कुछ है, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ बात हुई, क्या चर्चाएं हुई, जानते हैं। कुशल गुप्ता हमारे साथ है। कुशल आप थे मीटिंग में? डेफिनेटली अनिल जी, तो यहाँ पर डेफिनेटली हाँ। अच्छा। नहीं तो यहाँ पर जो मीटिंग होती हुई दिखी है उसके जो हाइलाइट्स है वो मैं डेफिनेटली लेकर आया हूँ। और सबसे पहली बात तो ये है कि ये बजट के पहले जिस तरह से इंडस्ट्री से इनपुट लेने की जो मीटिंग होती हुई दिखी है वो काफ़ी अहम हुई है। और अपने आप में आप देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने 20 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ की जो CEOs हैं उनके साथ मुलाकात की थी, और उनसे जो है उनके सेट ऑफ इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए जो उनके सेक्टर्स हैं उससे उनके लिए फीडबैक उन्होंने लिया। इनफैक्ट यहाँ पर मैं आपको इंडस्ट्रीज वाइज बता दूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे लगी, उसमें बैंकिंग, इंफ्रा, स्टील, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी जैसे स्पेसेस के जितने भी CEOs हैं वो मौजूद थे। साथ ही टेक्सटाइल, रिन्यूएबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स के भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ये इस मीटिंग में मौजूद थे। इनफैक्ट यही नहीं, आप स्टार्टअप्स, वेंचर कैपिटलिस्ट और जो प्राइवेट इक्विटी फंड हाउसेज हैं वहाँ पर उनके भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या स्पोक्स पर्सन हैं वो इस मीटिंग का हिस्सा बने थे। इनफैक्ट बजट के पहले ये जो सभी CEOs से राय मांगी गई थी उससे डेफिनेटली जो है कहीं ना कहीं आगे हम एक्सपेक्टेशन शायद लगाकर चल सकते हैं कि बजट जो है वो इनके जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स थे और जो थॉट प्रोसेस है उनकी ओन सेट ऑफ इंडस्ट्रीज को लेकर उस पर सरकार विचार करेगी, और अकॉर्डिंगली ऐसा हो सकता है कि बजट जो है उसके हिसाब से आता हुआ नजर आए। बट डेफिनेटली ये अपने आप में काफ़ी अहम था, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्पेसिफिक सबसे बड़ी बात कही वो ये है कि जो पूरी वर्ल्ड लेवल पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें टॉप 5 जो स्पेस है वो भारतीय इंडस्ट्रीज का होना चाहिए। तो ये एक अपने आप में काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आता हुआ नजर आया है, और ये एक चीज़ डिफाइन करती है देश में आगे आने वाले इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। और इस पर काफ़ी ज़्यादा थम्स अप जो है काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के जो वेटेरन्स है उन्होंने की थी इस मीटिंग के बाद। साथ ही आप एग्री और फूड प्रोसेसिंग में निवेश बढ़ाने की उन्होंने बात कही थी। तो ये सभी इंडस्ट्री सेगमेंट्स के लिए यहाँ पर बड़ा फोकस जो है आगे के लिए बनता हुआ नजर आ सकता है। और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, लगातार जिनकी रैंकिंग में हमारी इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर भी उन्होंने एक बात कही कि जो कंप्लायंस है, कंप्लायंस बर्डन है इनफैक्ट, उसको रिड्यूस करते हुए नजर आएगी आगे के लिए सरकार। तो डेफिनेटली बहुत अहम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स और कमेंट्री पीएम की तरफ से आती हुई दिखी है, और इंडस्ट्री वेटरन्स ने भी इस मीटिंग की जमकर तारीफ की थी। ओके, तो ये एक बेहतरीन मीटिंग हुई है कल, जिस पर इंडस्ट्री के सभी दिग्गजों ने भाग लिया, और प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि सारे सेक्टर्स में हमें टॉप 5 में आना चाहिए। जी, ग्लोबली ग्लोबली मतलब जैसे
ऑयल एंड गैस है तो उसमें टॉप 5 में हमारी कंपनी होनी Correct. चाहिए, आईटी में तो टॉप 5 में होनी टॉप चाहिए, 5 में ऐसा होनी चाहिए। हर एक में बड़े टारगेट। ऐसा टीसीएस के सीईओ जो राजेश गोपीनाथन जी हैं, उन्होंने भी यही चीज कही कि पीएम ने हमें ये कहा है कि भाई आप गोल्ड ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आओ, ये उससे उन्होंने तुलना की थी। अच्छा, अरे वाह, टीसीएस तो ला भी सकती है, टीसीएस के में दम है, वो बिल्कुल कर सकती है। चलिए बढ़िया, ये एक अच्छी बात है जहां पर आपको नजर रखनी है। आइए, तैयार है कुणाल जी और राकेश जी क्लोजिंग शो के पहले बिगुल के साथ। बताएं सर। अनिल जी देखिए, मार्केट में पुल बैक आया है और एक स्टॉक जो है जिसके अंदर एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है और कल की क्लोजिंग के नीचे निकल गया है। लो को नहीं तोड़ा है बट कल की क्लोजिंग के नीचे निकल गया है। टेक्निकल स्ट्रक्चर खराब है। स्टॉक है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट पे बिकवाली की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, इस स्टॉक में कल एक मेजर ब्रेकडाउन आया और इसने कई महीनों के अपने सपोर्ट को भंग करके एक नीचे का रास्ता खोल दिया है। तो इंडिया मार्ट में हमें लगता है कि काफी बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। यहां पर 6700 पर स्टॉप लॉस रख करके शॉर्ट करें। ये स्टॉक जो है ये 6200 और बाद में 5800 तक फिसल सकता है। तो 6200 के टारगेट के लिए शॉर्ट करना है इंडिया मार्ट को। क्या बात है, आज क्लोजिंग शो में पहला बिगुल, आज का पहला शॉर्ट कॉल है एक्चुअली। एक्सेप्ट कोई पुट खरीदने की राय आई थी क्या? नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं। सुबह से कोई नहीं। पहला शॉर्ट कॉल। बंसल जी, इस लीडरशिप लेने की वजह? नहीं अनिल जी, सेल कॉल दिखा है तो अनिल जी क्या कहते हैं वो करा है। अनिल जी किसी तरीके की कोई लीडरशिप नहीं है, किसी तरीके का किसी से कंपटीशन नहीं है। अनिल जी मेरा तो अनिल जी इंटरेस्ट उसमें रहता है मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि मार्केट ऊपर जाता है तो सब लोग खुश रहते हैं। तो सबकी खुशी में अपनी खुशी है। अनिल जी, सुमित जी ऐसा ये कह रहे हैं कि किसी से कोई कंपटीशन नहीं, इससे क्या मतलब समझा जाए? बंसल जी लाइन में सबसे आगे या सबसे पीछे? दो ही केस में कंपटीशन नहीं होता। अब अनिल जी ये तो इनको ही बताना पड़ेगा कि किसकी तरफ इशारा कर रहे थे। चलिए, सुबह हमने बताया था, अगर जो लोग भूल गए, मैंने बोला था बंसल जी जहाँ खड़े होते लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो लाइन में बंसल जी आप सबसे आगे है इंडिया मार्ट बेचने के मामले में। आप बाकी मत सब समझ जाना। इंडिया मार्ट में शॉर्ट करने की राय 6700 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट नीचे की तरफ 6200 का बनेगा। एक स्पेशल लाइफलाइन यूज करते हुए आशीष केलकर साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सेठी साहब भी हमारे साथ आ चुके हैं। आज सेठी साहब सिर्फ 2:30 बजे की पिक के लिए नहीं है, थोड़ा लंबा हमारे साथ रहने के लिए हैं, पूरे 3:30 बजे तक शो में हमारे साथ है। सेठी साहब, मेटल स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनती दिख रही है। वेदांता, टाटा स्टील, ये सब आज चमके हैं, सेल वगैरह। क्या कहीं कोई खरीदारी का मौका है या फिर ये जो ऊपर आए इसमें हल्का किया जाए? देखिए अनिल जी, ये सेक्टर को अच्छा इको होने का आवाज मेरी थोड़ा कनेक्शन को वो करना पड़ेगा। थोड़ा आपकी आवाज वो ऐसा आप इको नहीं हो रही सर? नहीं आ रही है, वो ऐसा लग रहा है आप कश्मीर की वादियों में बोल रहे हो और फिर वापस से आवाज गूंज के नहीं आती पुरानी राजेश खन्ना की मूवी के वक्त के जमाने में? ऐसा ही होता था। हाँ, हर हॉलिडे डेस्टिनेशन पे इको पॉइंट होता है नहीं आजकल। हाँ, अच्छा, महाबलेश्वर चले जाओ चाहे मसूरी चले जाओ, इको पॉइंट होता ही है वहाँ पे। बात तो सही है आपकी। तो जरा एक बार फिर से बताएं जरा इसके बारे में, मेटल्स के बारे में। हो सकता है अब आपकी आवाज चुस्त दुरुस्त आए एकदम। हाँ बिल्कुल अनिल जी, देखिए मेटल्स तो मेरा एक पसंदीदा सेक्टर रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी गिरावट आई है, तो कल जिन लेवल्स पे स्टॉक थे वहां पे तो डेफिनेटली लेने का मौका था। और कल तो अनिल जी जब मैं इस शो में आया 2:30 बजे, उस समय मेरा जो पहला स्टेटमेंट था वो यही था कि 2200 पॉइंट निफ्टी में गिरावट के बाद बाउंस बैक के लिए प्ले करना है और फ्रंट लाइन स्टॉक्स में खरीदारी करनी है। और अगर किसी ने वो किया तो कल 2:30 बजे के बाद 3:30 बजे तक में भी 100-125 पॉइंट निफ्टी में तेजी हो गई। फिर आज सुबह तो 300 पॉइंट तक निफ्टी में तेजी थी। बट अनिल जी, जो मेटल का स्पेस है वो भी इतने बीटन डाउन लेवल से मुझे लगता है अच्छा करना चाहिए। फंडामेंटल सबके अच्छे हैं, रिजल्ट्स अभी भी अच्छे आने हैं। मेटल्स की जो तेजी है, मेटल्स के जो प्राइजेस है और डिमांड है, उनमें कहीं कोई कमी नहीं है। तो मुझे लगता है ये जो गिरावट है आज की बढ़त के बाद अगर कोई करेक्शन आता है तो डेफिनेटली खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। पर्टिकुलरली टाटा स्टील बहुत अच्छा लगता है। वेदांता ऑल टाइम मेरी बाई लिस्ट पे रहता ही है। वेदांता, नाल्को है, सेल है, ये सब स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है इन सब स्टॉक्स को कोई भी गिरावट में एक्यूमुलेट करना चाहिए। ओके, गिरावट में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए मेटल स्टॉक्स पर आती हुई सेठी साहब की तरफ से। सदाबार बुलिश रहे मेटल स्टॉक पर सेठी साहब।
काफी निचले स्तरों से लगातार। आइए हमारे साथ एक और खास मेहमान हो रहे हैं कार्यक्रम में शामिल, और वो है आशीष केलकर साहब। देंगे आपको एक स्पेशल पिक लाइफलाइन यूज करते हुए फोन अ फ्रेंड। स्वागत है आशीष जी आपका। बताएं सर, क्या है खास वजह इस फोन की? अनिल जी, थैंक यू सो मच। पहले तो आपने ये मौका दिया। अनिल जी देखिए, जिस तरह से हमने सुबह आज बैंकिंग में थोड़ा एक उछाल आने की कोशिश होती हुई देखी थी, लेकिन ये जो स्टॉक मैं अभी बताने जा रहा हूँ इसमें बिल्कुल कोशिश भी नहीं की थी, और यहाँ से ये स्टॉक वापस बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरने के लिए रेडी हो चुका है ऑलरेडी। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, मैं मानता हूँ बहुत बड़ी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है, और मैं अभी जो कॉल देने वाला हूँ वो एक्सपायरी तक रखना है। बिल्कुल जल्दबाजी ना करते हुए इस ट्रेड को समझना है और उसके बाद इनिशिएट करना है इस ट्रेड को। एक्सपायरी तक इसको कैरी करना है, और स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में बिकवाली करने की सलाह है, और ये बिकवाली हम पुट के जरिए भी खरीदारी करके इस ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। अभी स्पॉट का भाव चल रहा है करीबन 79.40 का। एट द मनी पुट 80 रुपए का पुट खरीदारी करके चलने की मेरी सलाह होगी, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो पहला टारगेट 75 का है, दूसरा टारगेट 72 का है, जो इस एक्सपायरी तक आने की संभावना है। इसलिए मैं पुट के जरिए इसमें ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह देता हूँ। 80 रुपए का जो पुट है वो अभी करीबन 3 रुपया 10 पैसा, 3 रुपया 20 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 2 रुपया 70 पैसे का, यानी यहाँ से करीबन 50 पैसा नीचे के लिए मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन अगर 75 और 72 के मेरे टारगेट है, तो मैं मानता हूँ यहाँ से कम ये जो प्रीमियम 3 रुपए पे चल रहा है, ये 7 से लेकर 9 रुपए तक जा सकता है। तो यानी 50 पैसे के सामने करीबन 6 रुपए का रिवॉर्ड इस स्टॉक में मिलता देख पाएंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ही बेहतरीन है। आराम से इसमें इनिशिएट करे ट्रेड और एक्सपायरी तक रखे। बैंक ऑफ बड़ौदा 80 का पुट। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा में बिकवाली करने की राय, और अगर आप पुट ऑप्शन के जरिए करें बिकवाली तो फिर 80 रुपए का पुट खरीदिए, और नीचे की तरफ के जो टारगेट बनेंगे वो बनेंगे 75 और 72 रुपए के, और पुट अगर आप 3 रुपए 20 पैसे में खरीदते हैं तो 7 और 9 रुपए तक के टारगेट के लिए बिकवाली करने की राय बैंक ऑफ बड़ौदा में आशीष जी की तरफ से। धन्यवाद सर, ये बेहतरीन पिक हमारे दर्शकों को बताने के लिए। आइए अगला बिगुल है नितिन जी के लिए, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। बताएं सर। निखिल जी, यहाँ पे मार्केट डे लो के आसपास आ गई है, यानी आज जो ओपनिंग लो थी उसी के आसपास है। तो एक छोटा बाउंस यहाँ पे आप प्ले कर सकते हैं, और इस बाउंस में 16,800 की कॉल ऑप्शन जो मुझे मिल रही है 77-78 में, और जिसका स्टॉप लॉस होगा 60 रुपए का, यानी आपको केवल 17 रुपये स्टॉप लॉस रखना है, यानी मैक्सिमम रिस्क 16-17 रुपये का लेना है। इंट्राडे ट्रेड है, और यहाँ से बाउंस में मुझे उम्मीद है कि 110-115 का टारगेट मिल सकता है, यानी मैं 15-16 का रिस्क ले रहा हूँ, और 30-35 रुपये ऊपर टारगेट मिल सकता है, क्योंकि जस्ट एक सेलिंग आई है तो एक बाउंस मिलना चाहिए आपको, और उसमें इसको 120-125 का टारगेट मिल सकता है। तो यहाँ से बाउंस करने के लिए एकदम है तैयार। 16,725 आज का लो था निफ्टी का, लगभग उसी लेवल के आसपास आकर सपोर्ट लेकर वापस रिकवर करने की कोशिश भी करता हुआ दिख रहा है, और ऐसे में 16,800 का कॉल ऑप्शन खरीदे 78 रुपए में, 60 का स्टॉप लॉस, 110-115 के टारगेट, दोनों तरफ के स्विंग मस्त हो रही है एकदम बिल्कुल। और इसमें चीन में कास्टिक सोडा के दाम में 7% की तेजी आई है, और पिछले 2 दिनों में कास्टिक सोडा के दाम 20% उछले हैं। ये है खबर। तो ग्रासिम, गुजरात अल्कलीज जैसी कंपनियां जो ये बनाती है और बेचती है, इनके लिए ये है पॉजिटिव खबर। सेठी साहब, कोई कंपनी पसंद है आपको? देखिए अनिल जी, ये खबर तो डेफिनेटली ग्रासिम के लिए या गुजरात एल्कलीज के लिए, फिर आई थिंक डीसीडब्ल्यू भी है क्या इसमें? डीसीडब्ल्यू, फिर ये आपके इवन आंध्रा पेपर, आंध्रा शुगर का भी कुछ उनका भी इसमें है, इस कॉस्टिक सोडा या सोडा इसमें है। तो मुझे लगता है इन तरह की जो कंपनियां हैं उनके लिए डेफिनेटली बड़ी पॉजिटिव न्यूज है। बाकी गुजरात एल्कलीज मुझे लगता है वुड बी द फ्रंट रनर जो लीड करना चाहिए, तो उस स्टॉक में बिल्कुल अगर इन लेवल्स पे किसी के पास है तो बिल्कुल होल्ड ही करना चाहिए और तेजी बननी चाहिए उस स्टॉक में। ओके, तो ये है आपके लिए खबर इन सारे स्टॉक्स पर आती हुई। 2:30 का वक्त हो रहा है। मेरी स्ट्रेटेजी है उससे पहले, आज चूंकि सेठी साहब हमारे साथ तैयारी है तो देवांशी एक काम करते हैं, पहले सेठी साहब के लिए भूल सदाबार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक और एक एक करके लेंगे आज। तो पहली पिक
बताएं सेठी साहब, पहला स्टॉक आज के लिए। बिल्कुल अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, कैश मार्केट के दोनों स्टॉक है अभी तो फिलहाल खरीदारी करने के लिए। जो पहला स्टॉक है एक आईटी कंपनी। आईटी सेक्टर अच्छा कर रहा है, इस गिरावट में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, और जिस तरह से डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है और रुपए में बिल्कुल गिरावट आई है, उसका भी एक फायदा इस सेक्टर को होना है। तो वहां से आज मैंने पिक किया आर सिस्टम्स को। ये स्टॉक को पहले भी मैंने निचले लेवल्स पर रिकमेंड किया हुआ, जो कि अभी 295 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने 300 350 तक के हाइज लगाए और वहां से ये भी थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ है। मुझे लगता है ये स्टॉक है जो 295 के आसपास बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है। फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है, और ये मेनली क्लाउड इनेबलमेंट, डिजिटल प्लेटफॉर्म, आईओटी, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, इन सब सेगमेंट में काम करती है, जो कि ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी वाले, हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले सेक्टर्स है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 21%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26% का है। फिर सितंबर क्वार्टर के नतीजे भी बहुत ही अच्छे थे। 37 करोड़ का पैट आया, जो कि पिछले साल 27 करोड़ का पैट था। तो इस स्टॉक में इन लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह, और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 315 रुपए का। स्टॉप लॉस रखना है सिर्फ छोटा सा 290 रुपए का। 290 का स्टॉप लॉस, 315 के टारगेट के लिए करें खरीदारी आप आर सिस्टम्स में। ये है राय सेठी साहब की तरफ से आपके लिए आते हुए। सेठी साहब, दूसरा स्टॉक भी बताइए दो, क्या है? बिल्कुल अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है वो स्टॉक है मेरा एक पसंदीदा सेगमेंट से। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो कंपोनेंट बनाने वाली ऑटो कंपोनेंट कंपनीज है, उनसे वहां से मैंने पिक किया संधार टेक्नोलॉजीज को। ये आज अभी 248-49 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। ये भी एक सॉलिड कंपनी है ऑटो कंपोनेंट सेक्टर की, जो कि मेनली सेफ्टी और सिक्योरिटी सिस्टम्स बनाती है, और दुनिया की 2 व्हीलर लॉक्स बनाने वाली वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। और इनका जो पैसेंजर कार्स के लिए भी सीट बेल्ट फुल करके कंपोनेंट होता है, वहां पे 28% ग्लोबली मार्केट शेयर है। मार्की क्लाइंट लिस्ट है, और टेस्ला के साथ भी इनका जुड़ाव है। टेस्ला ने जो 3 कंपनियां आइडेंटिफाई करी भारत में, उसमें ये भी एक कंपनी है। उसके अलावा कंपनी के 29 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है भारत में, स्पेन में, एक है मेक्सिको में, और कई सारी कंपनीज कोरिया, जापान और चाइना की कंपनियों के साथ कंपनी का करार है, टेक्निकल टाई अप है। ये फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, और डीआईएस भी अराउंड 16.3% स्टेक ओन करते हैं, जिनमें प्रोमिनेंट आईसीआईसीआई प्रू है, निपॉन है, कोटक है, डीएसपी है, आदित्य बिरला सन लाइफ है। मुझे लगता है इस स्टॉक को 248-49 इन लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। ये बाजार की गिरावट के साथ ये भी स्टॉक करेक्ट हुआ। मुझे लगता है बहुत ही जल्दी इसमें 265-270 तक के लेवल्स आ सकते हैं। 240 का स्टॉप लॉस रखना है। 240 का स्टॉप लॉस, और टारगेट कितने बताए सेठी साहब ने? 270, 265-270। ओके, तो आप देखिए ये 2 स्टॉक्स हैं जहां पे खरीदारी करने की राय, संधार टेक और आर सिस्टम्स। और इस बीच आप देखिए बाजार में हल्की सी लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी के संकेत, 140 पॉइंट मजबूत है। अनिल जी, स्ट्रैटेजी चलिए, तो अनिल जी के लिए बिल्कुल। चलिए, तो एक बार ग्लोबल मार्केट्स पर नजर कर लेते हैं। डाउ फ्यूचर्स 180 अंक मजबूत हैं और ऊपरी लेवल से थोड़े से कमजोर होते हुए दिखे हैं, और नैस्डैक फ्यूचर्स भी आप देखिए फिलहाल 140 पॉइंट। अरे वापस ऊपर आ गए 180। हाँ, 150 गया था और अब नीचे से 180, लेकिन 200 के लेवल से 180। और निफ्टी है 16,733। निफ्टी बैंक में जो ऊपरी लेवल से थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिख रहा है, लेकिन निफ्टी होल्ड आउट करते हुए दिख रहे हैं। क्या करना चाहिए? दिन के लो पॉइंट पे है मार्केट, फ्रेश लो बने हैं अभी, 34,725 और 34,500 के आसपास के लोज पर आए, तो यानी कि ये आखिरी 1.5 घंटे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। पहले डेटा पढ़ लिया जाए। अब सबसे पहली चीज़ तो कि देखो, बाहर कोई समस्या नहीं है, 250 अंक ऊपर डाउ है, इसका मतलब मजबूती का संकेत है। यूरोप देख लीजिए, मेरे ख्याल से 1.5 से 2% तक की तेजी यूरोप में दिख रही है। एशिया में भी अच्छा मजबूत कारोबार होता हुआ दिख रहा है, 0.5 से 1% तक की तेजी है। तो बाहर के बाजार तो ठीक है। अब आइए हमारे यहाँ का सीन क्या है। 16,700 ये है तुरंत अब सपोर्ट का लेवल, जहाँ 44 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, और 16,800 पर भी 46 लाख शेयरों का था, जिसमें से 39 लाख शेयर आज ही जुड़ा है। तो मैं सबसे बड़ी दिक्कत तो ये कि 16,800 पर जो आपने तोड़ा है आज के सेशन में लेवल और नीचे आए, तो थोड़ी लॉन्ग पोजीशन ट्रैप होती हुई दिख रही है। और अब आपको फ्रेश तेजी तभी सोचनी है जब 16,800 825 वाला जो सुबह का जो देवांश हमारा लेवल था कि 16,775 16,825, ये 50 पॉइंट की रेंज कश्मकश वाली है, उसके पार निकले, 100 पॉइंट ऊपर निकल गए। अब उसके नीचे आए, 100 पॉइंट वापस नीचे आकर 16,725 तक आप आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से सपोर्ट लेवल के आसपास है। फ्रेश कमजोरी तभी होगी जब आप 16,700 के नीचे ट्रेड करें,
तब आपके लिए 16,625 तक का रास्ता खुलता है। और अगर आप 16,700 को होल्ड कर पाते हैं तो 16,800 825 तक जाएंगे और वहाँ पर आज के लिए आपका खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल जो डेटा नज़र आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं 16,800 के ऊपर आज क्लोजिंग होना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है, जिस तरह की पोजीशंस अभी तक बनी है। तो 16,700 16,800 की रेंज में कहीं कहीं क्लोजिंग होनी चाहिए। फ्रेश पोजीशन अगर बनाएं तो एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, और वो होना चाहिए आपका 16,600। खरीदारी 16,700 पे करें, 16,625 पे करें, 16,600 के स्टॉप लॉस के साथ अगर करना चाहें तो, या फिर इंतजार करें ऊपर आने का 16,800 के आसपास और उसके ऊपर आने पर बिकवाली भी कर सकते हैं। तो रेंज बाउंड ट्रेड है तो उसके बीचों बीच में, तो फिलहाल वेट एंड वॉच। बैंक निफ्टी 34,500 के नीचे आया है, 34,500 के नीचे ट्रेड करेगा तो थोड़ा सा मामला मुश्किल होगा। 3 बजे तक देखते हैं क्या कुछ होता है। 21 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट 34,500 के पुट पर है, हाईएस्ट है, और 35,000 पर भी लगभग हाईएस्ट है 24 लाख शेयरों का। तो रेंज 34,500 35,000 की थी। अगर आप 34,400 के नीचे ट्रेड करते हैं तो वापस से 34,000 की तरफ बढ़ सकते हैं। तो मेक और ब्रेक वाले लेवल की तरफ है, मामला थोड़ा सीरियस है। तो फिलहाल खरीदारी करने से हल्का सा रुके और देखते हैं क्या कुछ होता है। ओके, तो फिलहाल खरीदारी नहीं करनी। और इस बीच आप देखिए निफ्टी में 16,700 के लेवल्स भी टूटते हुए दिख रहे हैं और निफ्टी बैंक लाल निशान में फिसलते हुए दिख रहे हैं। 34,430 के लेवल्स के नज़दीक अब निफ्टी बैंक में कामकाज होता हुआ दिख रहा है। तो जैसे कि अनिल जी कह रहे हैं, यहाँ पे थोड़े से अब मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है। लेवल्स पर ध्यान रखें और अगर आप ट्रेड करें तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे कामकाज करने की बात की जा रही है। चलिए कुछ स्टॉक्स जिनकी हमने फिलहाल चर्चा की थी। इंडिया मार्ट, यहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है, 6500 के लेवल्स के नीचे है। इसके साथ ही आप देखिए आईटी स्टॉक्स में थोड़ी सी मजबूती थी, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कुछ ऐसे आईटी स्टॉक्स हैं जहाँ पे ऊपरी लेवल से करीब आधे % तक की गिरावट भी आती हुई दिख रही है। और थोड़े से स्टॉक्स जैसे कि नैल्को हैं वो थोड़ा सा होल्ड आउट करता हुआ दिख रहा है। जेके सीमेंट है, मेट्रोपोलिस है, एबी फैशन जैसे स्टॉक्स हैं वो हल्के से फिलहाल होल्ड आउट करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही कोफोज में भी आप देखिए करीब 5370 ये लेवल्स के आसपास भी कामकाज होता हुआ दिख रहा है। हल्की सी ऊपरी लेवल से कमजोरी आती हुई दिख रही है। सुमित जी, कोफोज इस स्टॉक पर अपनी राय दीजिए, क्योंकि आप देखिए इस बाजार में भी बहुत ज्यादा गिरावट इस स्टॉक में नहीं आई है। क्या करना चाहिए कोफोज पर? देवांशी, पोजीशन एक बार होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। 5350 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है, मार्केट के साथ ये भी थोड़ा सा फिसला है, लेकिन पोजीशन होल्ड करे। स्टॉक कल का हाई जो है 5345 उसके ऊपर है अभी भी, और स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर का मूव ही देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो करीब करीब 5200 के आसपास या 5225 के आसपास बनेगा, और ऊपर में 5400 का लेवल टूटने के बाद 5550 तक के लेवल कोफोज के अंदर देखने को मिल सकते हैं। पोजिशनल नजरिया रखें और स्टॉक के अंदर पोजिशन होल्ड करें। ओके, तो पोजीशन होल्ड करने की राय है, अगर है तो बने रहने की राय, लेकिन फिलहाल फ्रेश खरीदारी करने के मौके आपको नहीं मिल रहे हैं। एक और स्टॉक आप देखिए आज के दिन में जहां पे थोड़े से गेन्स बनते हुए दिख रहे हैं, मिड कैप स्टॉक्स हैं जहां पे हम देख रहे हैं एमएमटीसी है जहां पे अच्छी तेजी है, पीआई इंडस्ट्रीज में आज अच्छी तेजी आती हुई दिख रही है, बिरला कॉर्प है जहां पे लोअर लेवल से थोड़े से गेन्स जरूर बनते हुए दिख रहे हैं, और आइनॉक्स लीजर था जो कि आज हरे निशान में था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं ऊपरी लेवल से यहाँ पे भी प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। तो सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे थोड़ा ऊपरी लेवल से प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर आप नजर कीजिए, फिलहाल करीब 1% तक की मजबूती दिखा रहा है। लोअर लेवल से थोड़े से गेन्स भी हैं, लोस के बाद अब ऑफ लोस ये स्टॉक भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्या करना चाहिए टाटा कंज्यूमर पर? विकास जी, आपकी राय? नहीं, देखिए देवांशी, ये तो एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है और हालांकि गिरावट में भी बहुत ज्यादा इसमें कोई खास गिरावट आई नहीं है। एक स्टेबल स्टॉक है, मुझे लगता है जिन्होंने लिया हुआ उनको तो बिल्कुल बने ही रहना है। स्टॉक में आज भी अभी ऊपरी लेवल से थोड़ी गिरावट आई होगी बाजार के साथ, बट मुझे लगता है इन लेवल्स पे इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। ओके, तो बने रहने की राय लंबे समय के लिए, ये फिलहाल राय मिलती हुई दिख रही है आपको। फ्रेश खरीदारी इस लेवल पर भी नहीं करनी है जैसे कि हम देख रहे हैं। और जैसे मैं बात कर रही थी आईटी स्टॉक्स की, आप देखिए एकदम सपाट है। एचसीएल टेक, कोफोज, विप्रो, सोनाटा सॉफ्टवेयर, मास्टेक जैसे स्टॉक्स है जहां पे 3% से ज्यादा की मजबूती आज की ट्रेडिंग सेशन में होती हुई दिख रही है। और इसके अलावा अगर आप रियल एस्टेट स्टॉक्स देखिए जहां पे सबसे ज्यादा मजबूती आज की ट्रेडिंग सेशन में आती हुई दिख रही थी, वहां पे भी अभी आईबी रियल एस्टेट होल्ड करता हुआ दिख रहा है, ब्रिगेड एंटरप्राइज ये होल्ड करता हुआ दिख रहा है, और अरुण स्मार्ट स्पेस सोबा है जो कि होल्ड करते हुए दिख रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अनिल जी, बिल्कुल, तो थोड़ी कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है। आखिरी 1 घंटे में जब हम बाजार में जा रहे हैं दिन के लोएस्ट पॉइंट पर आता हुआ दिख रहा है। शार्प प्रॉफिट बुकिंग जिसका डर है वो होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो अब भी होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। 345 पर जी एंटरटेनमेंट, और बाजार में काफ़ी चर्चाएं भी जिस तरह की चल रही कि 90 दिनों का समय जो है सोनी के साथ डील का वो आज आए, शायद उसका आखिरी दिन है। सेठी साहब, अपनी राय दें जी एंटरटेनमेंट पर। 4% मजबूत।
देखिए अनिल जी, इस स्टॉक पे करंट लेवल्स पे तो बिल्कुल होल्ड ही करना है। आज चूंकि इनकी मीटिंग चल रही है और वो मीटिंग का आउटकम क्या आता है उसका बाजार को इंतजार है, बट जी और सोनी का अगर मर्जर होता है तो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा इस स्टॉक के लिए। एक बहुत ही बड़ी री रेटिंग की संभावना है और हमने देखा भी था कि ये जब खबरें इनिशियली आई थी तो उस समय स्टॉक में एक जबरदस्त, उस दिन 30-40% की तेजी एक ही दिन में बनी थी। बट फिर जो इन्वेस्टको ने जो कुछ लीगल हर्डल इम्पोज किया है, लीगल जो रुकावट लगाई, उसकी वजह से फिर हमने करेक्शन देखा। बट अगर ये आज मर्जर एक्सक्लूसिविटी पीरियड के पहले अनाउंस होता है और पुनीत गोयनका इसके हेल्म पे रहते हैं या चेयरमैन रहते हैं तो या एमडी रहते हैं, तो मुझे लगता है डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव होगा इस स्टॉक के लिए। इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे होल्ड तो करना ही करना है। बाकी अगर आप मानते हो कि ये आज खबरें आएंगी तो मुझे लगता है इस स्टॉक में खरीदारी भी की जा सकती है। आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक और ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लेना चाहिए इस स्टॉक को। अगर ये मर्जर अनाउंस हो जाता है तो मुझे लगता है एमएनसी मीडिया कंपनी इस तरह के बुके ऑफ चैनल्स भारत की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी हो जाएगी, स्टार से भी ऊपर। तो मुझे लगता है ये स्टॉक की बड़ी री रेटिंग होने की संभावना है और यहाँ से 40 से 50% के अपसाइड ओवर द नेक्स्ट 9 to 12 मंथ्स देखे जा सकते हैं इसमें। ओके, तो ये है आपके लिए राय जी एंटरटेनमेंट पर। देखते हैं क्या कुछ आज डेवलपमेंट होते हैं, अगर होते हैं तो। लेकिन डेवलपमेंट काफ़ी कुछ होते हैं सेंसेक्स में, कुछ शेयर अंदर आते हैं, कुछ बाहर निकलते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको कहा था 2 दिन पहले, वादा किया था कि विप्रो सेंसेक्स का हिस्सा बनने जा रहा है, और बाहर कौन निकला था? बजाज ऑटो। तो सेंसेक्स में जो शेयर अंदर आते हैं और जो बाहर आते हैं, उनमें अंदर और बाहर होने के बाद या अनाउंसमेंट के बाद किस तरह के मूव आते हैं, ये जानना समझना आपके लिए है ज़रूरी। जी बिजनेस के एक्सक्लूसिव रिसर्च है तैयार, वरुण दुबे हमारे साथ हैं इस वक्त बताने के लिए। वरुण, बताइए क्या निकल कर आया आपकी रिसर्च में? ठीक है जी, अगर मैं एक स्टॉक एक लाइन में बताऊं ना तो बजाज ऑटो को खरीद लीजिए, अगले 1 महीने में 9% का रिटर्न देगा। ये हमारी रिसर्च में निकल के आया, 9% के रिटर्न मिलेगा। आगे और पूछूंगा, वैसे जरूरत तो नहीं है। बताइए क्यों ऐसा? क्यों देखिए अनिल जी, पिछले 9 या 10 इंस्टेंस जो है उसका हमने एनालाइज किया कि किस तरह का एक्चुअली ट्रेंड देखने मिलता है जब स्टॉक कोई भी सेंसेक्स का हिस्सा बनता है और वो दूसरा स्टॉक जो कि सेंसेक्स के बाहर निकलता है। सेंसेक्स 30 की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमने देखा कि पिछले 10 में से करीब 6 इंस्टेंसेस में 6 बार ऐसा हुआ है कि जो स्टॉक सेंसेक्स का हिस्सा बनता है, पहले हफ्ते में उस स्टॉक में गिरावट आती है। अगर आप देखेंगे तो केवल 3 बार ऐसा हुआ है, जो कि 21 जून 2021, 21 दिसंबर 2020 और 22 जून 2020 में, जब टाटा स्टील, डॉक्टर रेड्डीज और बजाज फिनसर्व जो है सेंसेक्स का हिस्सा बने थे। उसके बाद एक हफ्ते तक इन स्टॉक्स में रैली रही थी। इसके अलावा कोई भी स्टॉक अगर आप देख लेंगे 2019-2018 में, तो जब ये सेंसेक्स का हिस्सा बने थे तो पहले हफ्ते इन स्टॉक्स की अच्छी खासी पिटाई हुई थी। इसके विपरीत अगर आप उन स्टॉक्स को देखेंगे जो कि हिस्सा नहीं बने थे और बाहर निकले थे, उनमें एक्चुअली तेजी हुई थी। जून 2021 में ओएनजीसी पॉजिटिव बंद हुआ हफ्ते के, अगर आप देखेंगे तो 2020 में टाटा स्टील नेगेटिव हुआ था, लेकिन इसके पहले हीरो मोटो, वेदांता, टाटा मोटर्स, डीवीआर, अडानी पोर्ट, विप्रो, ये सब वो स्टॉक्स है जो कि पहले हफ्ते में चले थे। हालांकि जो चले थे 2 से 5% के आसपास थे। असली एक्शन अगर आपको देखना है ना इन स्टॉक्स में, तो आपको इन स्टॉक्स को 1 महीने का वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि जितने स्टॉक्स निकले थे उनमें से अगर आप देखेंगे तो 10 में से 7 बार ऐसा हुआ है कि स्टॉक्स ने पहले महीने में अच्छा खासा रिटर्न दिया है और पॉजिटिव बंद हुए हैं। 3 नेगेटिव में आपको बता देता हूँ कौन से हुए थे। 2021 जून में ओएनजीसी पहले महीने में 6.5% की गिरावट। येस बैंक को मैं छोड़ दूंगा क्योंकि उसके निकलने के रीजन ही अलग थे और इसके लिए वो 21% गिरा था, और एक कोल इंडिया था जो कि नेगेटिव रिटर्न दिए थे। इसके अलावा आप देखिए टाटा स्टील, हीरो मोटो, वेदांता, टाटा मोटर्स डीवीआर, अडानी पोर्ट, विप्रो, इन सब का अगर आप रिटर्न निकाल लेंगे तो करीब 9% के आसपास की औसतम तेजी जो है इन काउंटर्स में देखने मिलती। सबसे हाईएस्ट था हीरो मोटो, करीब 18% के आसपास के गेंस देखे गए थे। तो ये तो हीरो मोटो का भाई है, बजाज ऑटो तो 2 पहिया वाला है। होना तो चाहिए। 1 हफ्ते में या 1 महीने में? 1 महीने में अगर आपको वक्त देना है तो 1 महीने का वक्त देना पड़ेगा इन स्टॉक्स को। और अनिल जी, ऐसा नहीं है कि तब बाजार भाग गया इसके लिए भाग गए, मार्केट को इन्होंने आउट परफॉर्म किया है। अच्छा, बाजार के मुकाबले में ज्यादा बेहतर है। हाँ, अगर आप देखो, मैं हीरो मोटो के अगर आप बोलूं या फिर और किसी भी स्टॉक का बोलूं, जो हीरो मोटो चला था 18% चला था, और उस महीने में निफ्टी जो है 8.7% चला था। निफ्टी में भी तेजी आई थी, निफ्टी से दुगुना। हाँ, लेकिन वेदांता देखिए, उस महीने में निफ्टी में आधे % की गिरावट थी, वेदांता 7% चला था।
वो तो अलग रीजन है। हाँ, और हम बाकी बार-बार भी recommend टाटा करते मोटर्स टाटा मोटर्स डीवीआर के साथ भी यही स्थिति है। अडानी पोर्ट्स, विप्रो को भी देख लीजिए, उस वक्त निफ्टी करीब आधा से 1% चला था, विप्रो अडानी पोर्ट्स 6 से 10% तो अच्छा चले बताइए थे। वरुण की इस बेहतरीन रिसर्च के बाद आप में से कौन कौन है जो बजाज ऑटो खरीदेगा? जरा हाथ खड़ा करिए, हमारे सबसे पूछ लेते हैं, है ना? आपकी रिसर्च पे देख लेते किस किस को भरोसा है बजाज। 1 महीने में 9% तक की तेजी हो सकती है, सोच लो किसके चार्ट पे दिख रहा है। वरुण, आपकी रिसर्च पे कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा। 1 महीने बाद देखते हैं। चलिए 1 महीने बाद वरुण फिर आपके साथ जुड़ेंगे, पूछेंगे क्यों नहीं लिया। हाँ। लेकिन आप फंडामेंटली तो पूछ ही सकते हैं, टेक्निकली तो समझ में आ रहा है, चार्ट्स की तो बैंड बजी हुई, ऐसा मतलब हालत खराब नहीं है। सर, लो से आधे % तक की तो मजबूती है, तो कुछ लोग हैं जो सुन रहे हैं, ऐसे बाजार में भी खरीदना थोड़ा सा मुश्किल काम है। 0.5%, वाह। तो जरा सदी साहब दीजिए अपनी राय। देखिए अनिल जी, इस स्टॉक पे मैं भी वैसे बुलिश हूँ इन लेवल से, बट 9% 1 महीने में बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट मुझे लगता है ये स्टॉक करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए, बिकॉज एक तो ये जो जितने भी 2 व्हीलर स्टॉक्स हैं ये पिटे हुए हैं, अपने बीटन डाउन लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। और कल एक खबरें भी थी कि इनकी जो एक प्रोमोटर एंटिटी है महाराष्ट्र स्कूटर्स, उन्होंने ओपन मार्केट से इसमें 1 लाख शेयर खरीदे हैं। मतलब जब प्रोमोटर्स की बाइंग हुई है करंट लेवल्स पे तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस आता है। बाकी देखिए फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है, और कंपनीज ये सब एग्रेसिवली अभी ईवी स्पेस में फोरे कर रही है। तो ऑल इन ऑल अच्छा सेक्टर है और बीटन डाउन लेवल्स पे है, तो आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक और वुड रिकमेंड बाइंग एट द करंट लेवल्स। ओके, खरीदें तो 9% पे भरोसा नहीं, बढ़ेगा ये भरोसा है। हाँ चलिए, तो कोई बात नहीं, जितना बढ़े उतना बेहतर। और इस बीच देखिए बाजार बात करते करते 60-70 पॉइंट तेजी से ऊपर आया, मतलब मुंह दोनों तरफ जबरदस्त है। 16,688 का लो लगाकर 16,760 के आस, यानी कि लगभग 60-70 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में होती हुई दिखी है। और बैंक निफ्टी भी 34,400 के लेवल से 150 पॉइंट रिकवर होता हुआ दिख रहा है, और कुछ ही मिनटों में ये काम हुआ है। तो उतार चढ़ाव जबरदस्त है, और इस उतार चढ़ाव के बीच में मुलाकात करते हैं, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बसीन साहब। स्वागत है वसीम साहब आपका। सर गजब की वॉलेटिलिटी है, उतार चढ़ाव थोड़ी थोड़ी देर में पलक झपके जब तक बाजार ऊपर नीचे हो जाता है। बताएं सर क्या व्यू है आपका और साथ ही अपडेट्स। तो अनिल जी, दिस इज एक्सपेक्टेड। अब अगर बॉटम बना है तो उसको थोड़ा सा रीटेस्ट होएगा। मुझे लगता है आज नहीं तो कल एक ऐसा फिर गैप अप मिलेगा और फिर उस गैप अप में ही पोजीशन बनेगी। तो एक दिन की वॉलेटिलिटी और बर्दाश्त करनी पड़ेगी। टुमारो आई थिंक द मार्केट शुड स्टेबलाइज, और जैसे आपको कहा आई थिंक द बॉटम इज इन प्लेस। अब टाइम वाइज कंसोलिडेशन है, इट कैन स्ट्रेच फॉर द नेक्स्ट 3 days, but I am 100% or I am very very sure that we have made a short term bottom. On the other hand, रुपया स्ट्रांग है, हमारे जितने जिसे कहते हैं मैक्रो इंडिकेटर्स है वो सब पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से तो लेने की चेष्टा करनी चाहिए। और मैं यहाँ भी कहूँ कि इस क्वार्टर में जो रिजल्ट्स हैं, स्टार्टिंग विद आईटी, बैंक्स विल आउट परफॉर्म बिकॉज कॉस्ट ऑफ मनी इज बीन लोएस्ट और क्रेडिट हैज एक्सपैंडेड। तो बैंक निफ्टी में जो 17% की करेक्शन है, मेरे हिसाब से ये एक 2022 के लिए सबसे अच्छा एंट्री पॉइंट है। अपडेट दे दूं सर आपको? जी सर बताएं। बजाज फिनसर्व दिया था आपको 16,700 15,700 16,150 बिका है। आपको 16,200 का टारगेट था, शॉर्ट टर्म ट्रेडर बुक कर लिए वहां प्रॉफिट। वापस नीचे आ गया 15,700, तो लेने की चेष्टा कीजिए। इसके रिजल्ट्स और इसकी जो फिनटेक रीच है सबसे बढ़िया है। तो ये वापस तो 19,000 जाएगा, लेकिन अभी आप लेने की चेष्टा कीजिए। HDFC में आपको कहा बने रहिए, 2555-60 में लेने की थी, 2525 का स्टॉप लॉस। रिलायंस और SBI दोनों टारगेट हो गए। रिलायंस आपको 2325 का और 2345 का था, दोनों टारगेट हिट हो गए। अब आपके लिए 2 बाय कॉल्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी सर बताएं, दोनों बाय कॉल्स आज। दोनों सर लार्ज कैप है। 7270 में लीजिए अल्ट्राटेक, 7125 का स्टॉप लॉस, 7500 का टारगेट। और 4600 में लीजिए डॉक्टर रेडी, 4515 का स्टॉप लॉस, 4725 का टारगेट। 2 लार्ज कैप शेयर खरीदने आपको, ये है आपके लिए वसीम साहब की तरफ से राय। डॉक्टर रेडीज भी खरीदना है, 4600 के आसपास ये खरीदना है। और अल्ट्राटेक ये नया स्टॉक आया है वसीम साहब के रडार पर, 7270 के आसपास इसे खरीदिए। और
7,125 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस 7,500 के टारगेट के लिए, और डॉक्टर रेड्डीज 4,600 के आसपास खरीदिए, 4,515 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको, और 4,725 के टारगेट के लिए। तो दो क्वालिटी स्टॉक्स में खरीदारी करने की राय दिग्गजों के साथ रहें, ऐसा मानना है वसीम साहब का। धन्यवाद सर, ये बेहतरीन पिक्स देने के लिए। और इस बीच बाजार वापस से बदले की भावना से ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। गिराया क्यों वैसा दिख रहा है, क्योंकि 90 पॉइंट रिकवर होता हुआ दिख रहा है कुछ ही मिनटों में निफ्टी बड़ी तेजी से। और इस रिकवरी के साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको देखनी चाहिए, और वो ये कि निफ्टी में जो प्रीमियम है थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है। जैसे बाजार नीचे आता है निफ्टी फ्यूचर्स में प्रीमियम बढ़ती हुई नजर आती है, ये इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है। तो ये आपके लिए इस वक्त का पूरा एक्शन थोड़ी तेजी की तरफ बनता हुआ आपको नजर आएगा। इन सब के बीच में वागले साहब है तैयार, उनके लिए एक बिगुल वागले का वंडर, और उसके बाद कुणाल जी राकेश जी भी तैयार रहें। जी वागले जी बताइए कौन सा स्टॉक है? मुझे बेचना है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसने 80 का एक मल्टीपल सपोर्ट ब्रेक किया है, अभी 79 का भाव है। आपको 80 रुपीज 50 पैसे के स्टॉप लॉस से बेचना है। अभी यहाँ बेचना है, एक 20-30-40 पैसा ऊपर बाउंस होता है तो और ऐड करना है। मुझे नहीं लगता ये 80 के ऊपर जाएगा। ऑन द डाउन साइड 75 का मेरा पहला टारगेट होगा, और अगर वो होल्ड नहीं करता है फिर 72 तक भी जा सकता है। 72 तक फिसल सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर दूसरी कॉलेज जहां पे बिकवाली करने की राय, इससे पहले आशीष जी ने भी यही राय दी थी कि यहां से फिसलता हुआ दिख सकता है। चलिए राकेश जी और कुणाल जी के लिए एक बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताइए राकेश जी। देवांशी, बिकवाली की राय है बंधन बैंक के ऊपर। बंधन बैंक में एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है, इसने कल के लोस को क्रैक करा है, टेक्निकली वीक है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए देवांशी, अगर आप बंधन बैंक के थोड़े से लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखें तो आप देखते हैं कि जुलाई के बाद ये पहला अवसर है जबकि इस तरह का ब्रेकडाउन बंधन बैंक में देखने को मिल रहा है। तो एक मेजर सपोर्ट यहां टूट गया है। अब इसमें अभी जो पुलबैक बाजार में आए हैं उसका इस्तेमाल करके यहां बिकवाली करें। बंधन बैंक हमें लगता है कि 210 रुपए के लेवल्स दिखाएगा, तो इन लेवल्स पर शॉर्ट करने की राय है। स्टॉप लॉस रख लें 252 रुपए पर, 252 का स्टॉप लॉस रखना है। नीचे पहला टारगेट होगा 232 रुपए का, 232 का, और इवेंचुअल टारगेट 225 रुपए का बंधन बैंक में बिकवाली के। 232, 225 दो टारगेट के लिए बंधन बैंक में करें बिकवाली। दिन के लो पॉइंट के आसपास बंधन बैंक अपने नीचे की तरफ के सारे बंधन खोलता हुआ, तोड़ता हुआ, गिरता हुआ, ये है राय आपके लिए। लेकिन अब जो पिक आ रही वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कमाल की। ओके, पूछू क्यों? सेठी साहब को पूछना पड़ेगा। सेठी साहब आमतौर पर अपना 2:30 बजे का काम करके निकल लेते हैं। सेठी साहब दे रहे हैं आपको वायदा कारोबार की एक स्पेशल पिक। तो सेठी साहब के लिए बिगुल सदाबार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सेठी साहब। बिल्कुल अनिल जी, खरीदारी वाला स्टॉक है। F&O स्पेस से खरीदारी करनी है अडानी पोर्ट्स में, जो कि अभी 717 के लेवल पे दिसंबर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। इस स्टॉक में मुझे लगता है यहाँ से अच्छी अपसाइड होनी चाहिए। मेरा इसमें इमीडिएट शॉर्ट टर्म का टारगेट है 735 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 705 रुपए। ओके, तो अदानी पोर्ट्स यहाँ पे आपको खरीदारी करने की राय मिलती हुई दिख रही है। और ऐसे कमजोर बाजार में आप देखें ये स्टॉक है जो कि दिन के उच्चतम स्तर के पास कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। 722 के लेवल्स हैं और ऊपर की तरफ आपको 735 ये लेवल्स आते हुए दिखेंगे, जैसे कि हम कह रहे हैं। चलिए नितिन जी के लिए एक बिगुल। बताइए नितिन जी, कौन सा स्टॉक है आपका? देखिए HCL टेक IT से है और इसमें हम 1200 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 20 रुपए में मिल रही है। स्टॉप लॉस 12 रुपए का होगा और टारगेट 35 रुपए का होगा। पूरे IT पैक में एक तो स्ट्रेंथ है और ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी हो रहा है। मार्केट की इस फॉल में जो अभी रिसेंट करेक्शन आई, इसमें IT ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। इनफैक्ट फॉल में वापस वो ऊपर बढ़ रहे हैं। तो HCL टेक की कॉल 1200 की लेंगे जो 20 रुपए के आसपास मिलती है। टारगेट 35 का होगा और स्टॉप लॉस 12 रुपए का होगा।
तो आप देखिए HCL टेक यहाँ पे आपको खरीदारी करनी है, 1200 की कॉल है जो कि 20 रुपए के आसपास आपको खरीदारी करनी है। 8 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस यानी कि 12 पर और ऊपर 35 तक के टारगेट्स आपको मिलते हुए दिखेंगे। तो ऐसे बाजार में भी हम देख रहे हैं IT स्टॉक्स हैं जहाँ पे थोड़ी सी मजबूती आती हुई दिख रही है आज के बाजार में। मिंडा इंडस्ट्रीज स्टॉक पर भी आप नजर कीजिए, जिस तरह से गेंस आते हुए दिख रहे हैं, करीब 6.5% तक के गेंस ये स्टॉक पर भी आते हुए दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट दिन के हाइज के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कुणाल जी, कोई राय स्टॉक पर, क्या लेवल्स आप देख रहे हैं? देखिए चार्ट बहुत ही शानदार है। आज सवेरे मैं और राकेश जी मिंडा कॉर्प की बात कर रहे थे। मिंडा इंडस्ट्री का चार्ट भी कम नहीं है, इसमें भी एक बहुत शानदार पैटर्न बना, फिर एक गैप, रनवे गैप बना और उसके बाद हम इसमें तेजी देख रहे हैं। बिल्कुल होल्ड करना चाहिए अगर निवेश है किसी का, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी आपको 1300 1350 के लेवल्स दिखाएगा। होल्ड करने की राय यानी कि राय आपको इस स्टॉक पर भी आते हुए दिख रही है। फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है फिलहाल इन लेवल्स पर, क्योंकि ऑलरेडी 6.5% तक की मजबूती इस स्टॉक पर आते हुए दिख रही है। और अनिल जी, सुबह वैसे आशीष का भी ये स्टॉक था माई चॉइस में। हाँ आशीष, क्यों पसंद आए? सर टेक्निकल बहुत शानदार है, इसके ऑल टाइम हाई पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, फिर ब्रेकआउट भी आया, बड़ी तेजी आ गई है। अच्छा चलिए बढ़िया। तो आशीष की पसंद का स्टॉक मिंडा को, और भी किसी ने मिंडा को आज या कल में रिकमेंड किया था, मेरे नाम सुनने में तो आया था, या तो शायद कल SPL में आया था ये स्टॉक। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय आती हुई दिखे तो ये स्टॉक है जिस पर आपको करना है फोकस पूरी तरह से एक्शन के लिहाज से। चलो आशीष आ ही गए, तो आशीष पहले क्या बताएंगे? बैन से बेनिफिट अभी थोड़ा टाइम में, थोड़ा रुक जाए बैन से, या पहले वो बताएंगे? सर वो भी तैयार है, सब रेडी है। सब रेडी? और क्या क्या रेडी होते हैं? सर वेदांता के ऊपर रिसर्च है, अच्छा। शिपिंग कंपनीज के ऊपर भी छोटी सी रिसर्च है, तीनों चीजें रेडी है। सारा काम आपने किया इतना एक साथ। चलिए तो सबसे पहले चलिए आशीष से जानते हैं, वेदांता ने एक जो एक्विजिशन किया है, उस एक्विजिशन के बाद देश की सबसे बड़ी नहीं कहेंगे, सबसे बड़ी तो अपने आप हो जाएगी, क्योंकि इकलौती निकल प्रोड्यूसर कंपनी बन गई, राइट? बिल्कुल सर, बताइए क्या है डिटेल्स? निकल और कोलबाट दोनों का जो है सबसे बड़ी प्रोड्यूसर बन गई, और अब इसके बाद एग्रीमेंट के बाद देखें तो वेदांता काफी बड़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी हो गई है। इन्होंने गोवा की कंपनी निकोमेट, इसका अधिग्रहण किया है। कितने में खरीदी है कंपनी इसका तो अभी तक पता नहीं, लेकिन NCLT से इसका अधिग्रहण किया गया है और इसकी 7.5 किलो टन प्रति वर्ष की जो है क्षमता है निकल और कोलबाट की। और भारत में अगर आप देखें तो जितना कंजम्पशन होता है इसका 50% केटर करने की क्षमता है इस कंपनी की। तो और इसके बाद जैसा कि आप बता भी रहे थे अनिल जी की, सबसे बड़ी इनफैक्ट एकमात्र कंपनी जो कि निकल और कोलबाट बनाती है, इसकी वेदांता कंपनी बन जाएगी। वैसे तो सब जानते हैं कि इसका इस्तेमाल जो है स्टील बनाने में किया जाता है, लेकिन एक काफ़ी जो लिथियम आयन बैटरीज है इसमें भी बड़े तौर पर जो है निकल और कोलबाट का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं देख रहा था कि हिंदुस्तान कॉपर भी जो है इनकी ट्रेल माइनिंग करते हैं, यानी कॉपर के साथ साथ अगर कुछ निकल जाता है तो कर लेते हैं, लेकिन उनका स्केल काफ़ी छोटा है। वेदांता का स्केल अब काफ़ी बड़ा होता जाएगा और आप देखिए कंपनी जो है काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाइड होती जाएगी। और कोलबाट की कीमतें अगर आप देखें तो एक साल में 120% का उछाल देखने को मिला। काम आता है कोलबाट? सर लिथियम आयन बैटरीज में बनाने में काम आता है, इलेक्ट्रिक ईवी थीम का सर। अच्छा, इसीलिए डिमांड आ रही है? हाँ सर, हाँ। और ये निकल तो खैर अलग अलग मेटल्स की काफी स्टील मेकिंग में बड़ा काम आता है, उसके साथ ईवी में भी काम आ रहा है, तो और ज्यादा बस क्रिएट हो रहा है सर। और अब वेदांता जो है भारत की सबसे बड़ी डाइवर्सिफाइड मेटल और माइनिंग कंपनी बन गई है। आप देखिए इनकी करीब 34% आय जो है जिंक से आती है, 33% एल्यूमिनियम से, कॉपर से आती है 13%, ऑयल एंड गैस से 9%, फार से 6%, और छोटा मोटा आयन और वगैरह से देखें तो करीब 5%। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड अगर मेटल माइनिंग स्पेस में कोई कंपनी है तो वेदांता है। ये निकल और कोबाल्ट हाँ जो भी है, ये तो फिजिक्स का सब्जेक्ट है? हाँ सर। किसने की है पढ़ाई फिजिक्स की? जरा हमारे पैनल में देखे पता तो चले कौन, किसी ने की है फिजिक्स की पढ़ाई? जी कुणाल जी, विशेष टिप्पणी मार्केट के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से लीजिए आप। हाँ अनिल जी, फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री का विषय है अनिल जी। अच्छा, और आशीष सर मैं भी कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ, यही पढ़ रहा हूँ सर ये सर। देखो अच्छा एंकर बनने का गुण बताता हूँ। अच्छा एंकर जो नहीं आता वो दूसरों को पूछो, जो आता है वो खुद बता दो, जो नहीं आता वो दूसरों को पूछ लो। जी सर। जी देखो आशीष नहीं बोला फिजिक्स का विषय है, आप जानो आशीष जाने। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, अभी आशीष इसको कोलबैट कह रहे थे, उसी से सिद्ध हो गया कि उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ी अनिल जी। वो तो उन लोगों को पता चला ना जिनको पता है, जिनको नहीं पता उनको थोड़ी पता चला कि गलत बोला है। तो आशीष की एक खासियत है, मैं आपको बताता हूँ, आशीष को दुनिया की लगभग सारी लैंग्वेजेस आती है।
अब आप आश्चर्य करेंगे ऐसा क्यों? उसके लिए कंडीशन एक ही है, जब आशीष वो लैंग्वेज बोले सामने वालों को नहीं आनी चाहिए वो। कैसे? तो फिर आशीष बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। तो ऐसा है। तो वैसा हाल है। तो जब तक सामने वाले को पता नहीं चले तब तक सही है। अब चल गया तो कोई बात नहीं। चलिए वेदांता के चार्ट्स पर दीजिए राय कुणाल जी। अरे देखिए चार्ट बहुत अच्छा है और वेदांता काफी स्ट्रांग लग रहा है। करेक्ट हो चुका है, करेक्शन के बाद वापस एक गैप अप ओपनिंग आज हमने देखी और एक गैप बना था अनिल जी जो कल के ट्रेड में वो फिल होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है अनिल जी 370 रुपए से 330 रुपए के बैंड में वेदांता को ट्रेड करना चाहिए। लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है अगर आप थोड़ा सा बड़ा 330 का स्टॉप लॉस रख लें तो मुझे लगता है कि 360 तक के लेवल्स आएंगे। ओके 360 तक के लेवल्स के लिए हो जाएं तैयार आप वेदांता में। और इस बीच तैयारी वापस से निफ्टी में रिकवरी की हुई है 16,775 के आसपास। और थोड़ी देर पहले नितिन जी ने निफ्टी पर कॉल ऑप्शन खरीदने की राय भी दी थी 16,800 का 78 रुपए के आसपास 60 के स्टॉप लॉस के साथ। नितिन जी जरा एक बार अपडेट भी दें उस पर। निखिल जी वो कॉल ऑप्शन अभी 93-94 के आसपास है। 108 तक गई थी। हम लोग 105-108 का यही टारगेट लेकर के चल रहे थे, यानी 15-16 रुपए का स्टॉप लॉस रखा था, 30 रुपए ऊपर के टारगेट रखे थे, तो वो एक तरीके से अचीव हो गया। अगर ऑलरेडी है तो मुझे लगता है कि इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। क्लोजिंग में वापस से अगर आप अभी होल्ड कर रहे हैं तो 100-105 आती है तो फिर से प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। ओके तो चलिए एक बार प्रॉफिट बुक भी करते चलें। मार्केट की वॉलेटिलिटी जिस तरह की है उसको देखते हुए लेते रहें देते रहें, ये है आपके लिए मंत्र जो आज आप ध्यान में रहें, इसको बजते रहें, लेते रहें देते रहें। आइए आशीष हमारे साथ तैयार है एक और बेहतरीन रिसर्च के साथ। लेकिन आशीष 3 बजे का टाइम मेरे को है ना बैंक से बेनिफिट के लिए बड़ा पसंद आता है। जी सर। तो चलिए बैंक से बेनिफिट का भी बताइए क्या है सीन। आइडिया तो आ गया था ना बाहर? आइडिया तो बाहर आ गया। फिलहाल 2 स्टॉक बैन में है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 105% है, दूसरा एस्कॉर्ट्स ये भी 90% है। तो दोनों में से बाहर कोई नहीं आ रहा है। लेकिन एंट्री और रिहर्सल कर ली, थोड़ा सा अंदेशा लग गया था। सी एंटरटेनमेंट यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट देखे तो 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है। कौन सा? जी एंटरटेनमेंट। अच्छा बैन में आ रहा है? बैन में आ रहा है। 100% हो गया सर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। काफी देर से देख रहा हूँ बढ़ भी रही है धीरे धीरे। ओके तो ये तो निश्चित हो गया कि जी बैन में आ रहा है। बाकी कोई एरा और कोई भी स्टॉक ऐसा है नहीं दूसरा जो एंट्री करता हो। तो जी एंट्री करेगा। चलो जी बैन में आने की तैयारी में, देखते हैं क्या कुछ होता है जी एंटरटेनमेंट में। ये है आपके लिए इस वक्त पूरा का पूरा एक्शन जी में भी आता हुआ दिख रहा है। शुक्रिया आशीष। ये बैन लिस्ट बढ़ाते रहने के लिए घटाते रहने के लिए कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। लाइफ में एक्शन होना बहुत ज़रूरी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके लिए इस वक्त है। आइए बढ़ते हैं आगे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जहाँ पर एक्शन हो रहा है वो है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, जो है ना एक से दूसरी जगह है ना सामान जाता है ना विदेशों में। यहाँ से मुंबई के पोर्ट से एक जहाज़ भर के गया, समझो कहीं लंदन में गया, दुबई में गया, एक से दूसरे देश में जो जहाज़ में सामान जाता है उसको, उसमें जो किराया लगता है उस किराए को मापने का एक इंडेक्स है, उसको कहते हैं बाल्टिक ड्राई इंडेक्स। बराबर है? बिल्कुल सर। इसको बाल्टिक मत बोलना। वो नहीं। हाँ सुन रहे हैं कुणाल जी, वो कोबाल्ट के जो कोबाल्ट में जो गड़बड़ की है वो इधर मत करना है। कुणाल जी की बहुत नजर रहती है सब चीजें। कुणाल जी भाई द वे बाल्टिक ड्राई इंडेक्स फिजिक्स का विषय है या केमिस्ट्री का? ये अनिल जी ये तो अनिल जी कॉमर्स का विषय है, बिल्कुल आशीष के इंटरेस्ट का विषय है अनिल जी। चलिए आशीष बताइए क्या हो रहा है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में, इतनी तेज गिरावट क्यों है? सर 9 महीने के निश्चित स्तर पर। एक और चीज खास बात, मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो सर ये लीडिंग इंडिकेटर माना जाता है पूरी दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्था है। इनफैक्ट 2008 का जब रिसेशन आया था इससे पहले भी जो है ना बाल्टिक ड्राई इंडेक्स ने संकेत दिए थे। और फिलहाल भी आप देखें तो थोड़ी बहुत सुस्ती यहाँ पर नजर आ रही है। 9 महीने के निचले स्तर पर चल रहा है। अप्रैल के जो निचले स्तर है यहाँ पर बाल्टिक ड्राई इंडेक्स आपको नजर आएगा। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि पैंडेमिक से उभरने के बाद दुनिया भर में हमने देखा था कि जो है ट्रेड सप्लाई में काफी बड़ी तेजी आई थी। तो शिपिंग चार्जेस, शिपिंग कॉस्ट जो है इसमें एक बड़ा उछाल देखने को मिला था। अब कहीं ना कहीं आप देखिए तो ग्लोबल ट्रेड में सुस्ती नजर आ रही है। जो मेटल्स की ट्रेड होती है, कोयला है, ऑयल एंड गैस है, यहाँ पर हल्की सी सुस्ती नजर आ रही है। इसके चलते ओवरऑल ग्लोबली जो शिपिंग रेट्स हैं इसमें गिरावट आई है। और एक हफ्ते में ही देखें तो करीब 27% का जो करेक्शन है यहाँ पर आपको देखने को मिला है। क्योंकि शिपिंग चार्जेस में जैसा कि आप बता भी रहे थे कि जो गिरावट आई है इसका एक रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। सर ये तो फंडामेंटल कारण है, टेक्निकल्स भी, क्योंकि मैंने इसका चार्ट
एक लिया। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स का चार्ट अगर आप देखेंगे, डेली चार्ट हम आपकी स्क्रीन पर भी अभी फ्लैश करेंगे, तो सर आपको एक हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर नजर आएगा जो कि काफी बेरिश है, और इनफैक्ट ये दर्शाता है कि यहाँ से अगर गिरावट आती है तो हो सकता है कि जो शिपिंग चार्जेस हैं, शिपिंग कॉस्ट है, वो और यहाँ से करेक्ट होते हुए नजर आए। तो कुछ खास कंपनीज हैं जिन पर आपको फोकस रखना चाहिए। सबसे पहले शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, नवकार कॉर्पोरेशन। इन कंपनीज पर असर होगा, लेकिन यहाँ पर गिरावट आ रही है सर, हो सकता है कि और भी आगे आपको करेक्शन देखने को मिले। तो ये है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में तेज गिरावट। तो ये मतलब शिपिंग कंपनी के लिए खराब खबर, उनके किराए कम हो जाते हैं, कमाई कम होगी, मुनाफा कम होगा। जी सर, करेक्ट। तो ये शिपिंग कंपनियों में जिनके पास शिप है उनके लिए, या जो लॉजिस्टिक वाली वो उनके पास शिप होते ही हैं? हाँ सर, बाकी जो फ्रेट फॉरवर्डिंग लॉजिस्टिक्स में भी हैं, तो क्योंकि उनके भी रियलाइजेशंस घटेंगे तो उनके लिए भी नेगेटिव हो जाएगा। सेठी साहब, विशेष टिप्पणी आपकी? नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, एक 8-9 महीने के लोज पे जो बाल्टिक ड्राई फ्रेट आ गया है, तो डेफिनेटली नेगेटिव है। जो शिपिंग कंपनीज है, जैसे प्रोमिनेंटली आप शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जीई शिपिंग है, तो इस तरह की कंपनी, बाकी भी जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन के कारोबार में है, उन सबको फर्क पड़ता है इसका। तो थोड़ा नेगेटिव है, बट देखना पड़ेगा। बाजार स्टॉक ऑलरेडी सब करेक्टेड हो गए इस मार्केट में, तो मुझे लगता है कोई ज्यादा असर अब इसका आता नहीं दिखता है इन स्टॉक्स में। ओके, तो आप देखिए ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन आप देखिए शिपिंग एससीआई ये जो स्टॉक है वो भी हम देख रहे हैं फिलहाल हल्के से हरे निशान में। ओवरऑल बाकी जो शिपिंग कंपनीज हैं थोड़ी सी फ्लैट ट्रेड करते हुए दिख रही है। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर नजर करते हैं, और इस बीच आप बाजार पर भी एक नज़र कीजिए, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े से रिकवर कर रहे हैं। स्पेशली जो हैवी वेट्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक है, वो हल्के से रिकवर करते हुए दिख रहे हैं, और निफ्टी बैंक करीब 100 पॉइंट ऊपर है, और निफ्टी बैंक 140 अंकों की मजबूती है। इस बीच में आप देखिए इन्फीबीम एवेन्यूज है, जो यहाँ से हम देख रहे हैं लोअर लेवल से अच्छी तेजी आती हुई दिख रही है, करीब 3% तक के गेन्स है स्टॉक पर। और ऑयल इंडिया है जहाँ पे लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आती हुई दिख रही है। सबसे पहले ऑयल इंडिया पर राय लेते हैं। 180 के लेवल्स के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कुणाल जी, क्या करना चाहिए? दिन के उच्चतम स्तर पर है, अच्छा स्पाइक भी आता हुआ दिख रहा है, करीब 1.5% का पिछले 10 मिनट में। कोई राय स्टॉक पर? देखिए, पुल बैक आता हुआ दिख रहा है। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, स्टॉक में काफी बड़ा करेक्शन आया और उसके बाद इतना पुल बैक आना बिल्कुल स्वाभाविक है। तुरंत कोई खरीदारी की मेरी राय नहीं है। मुझे एक रेजिस्टेंस 190 पर दिखती है। जब तक 190 पार नहीं होगा, इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा, तो मेरी राय में फिलहाल वेट एंड वॉच करें। 190 पार होगा तो फिर खरीदारी की राय देंगे। 190 के लेवल्स के ऊपर अगर टिकता है ये स्टॉक, तभी आपको फ्रेश खरीदारी करने की राय इस स्टॉक पर आते हुए दिख रही है, लेकिन लो लेवल से अच्छा पुल बैक आता हुआ दिख रहा है। चलिए सुमित जी के लिए एक बिगुल। बताइए सर, आपका सुपर हिट स्टॉक? देवांशी, सुबह गुजरात गैस दिया था, उसका ऑलमोस्ट टारगेट हिट हुआ है, और अब जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो स्टॉक के अंदर भी मोमेंटम बनेगा, क्योंकि पिछले 4 दिन के फॉल के बाद स्टॉक ने आज एक ग्रीन कैंडल, पॉजिटिव कैंडल फॉर्म की और कल के हाई के ऊपर जस्ट निकल रहा है। स्टॉक का भाव है 492 रुपया, 492 रुपीज 50 पैसा। स्टॉक का नाम है आईजीएल। आईजीएल के अंदर मोमेंटम बन रहा है। आईजीएल अब यहां से एक बढ़िया मूव दिखाना चाहिए। 481 नीचे में सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस होगा। 481 के स्टॉप लॉस से आईजीएल के अंदर यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें। ऊपर में जो पहला टारगेट आईजीएल का देखने को मिल सकता है वो है 501 रुपए का, और दूसरा टारगेट 515 रुपए का। 501 और 515 ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए आईजीएल में खरीदारी करें। 3 से 4 दिन के अंदर ये मूव देखने को मिलना चाहिए। नीचे में 481 का स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, आईजीएल यहाँ पे आपको खरीदारी करने के मौके 500 और 515 इन लेवल्स के लिए आपको खरीदारी करनी है। नीचे 480 के पास आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आईजीएल में आपको खरीदारी करने की राय है। और आप देखिए ऑयल एंड गैस स्टॉक्स हैं जो फिलहाल थोड़े से लो लेवल से बस करते हुए दिख रहे हैं। ऑयल इंडिया जैसे कि हम बात कर रहे थे, अब 6.5% तक की अप मूव इस स्टॉक में भी आज आते हुए दिख रही है। तो काफी सारे स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक है जहाँ पे आप फिलहाल हम तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। अनिल जी बिल्कुल, और ये है पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त होता हुआ आपके लिए। अब 2 अहम लेवल के आसपास बाजार ट्रेड करें। 34,500 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी 16,800 के करीब थोड़ा सा नीचे, लेकिन ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त होता हुआ। बिल्कुल जी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी एक स्टॉक है जहां पे हम देख रहे हैं लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी होती हुई दिख रही है आज के दिन में, और देख भी रहे थे काफी कॉल 12:30 में भी आते हुए दिख रहे थे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अब दिन की ऊंचाई पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 5559 इन लेवल्स के आसपास कामकाज होता हुआ दिख रहा है। क्या करना चाहिए? सुमित जी आप राय दीजिए। देवांशी, किससे पूछा आपने? देवांशी प्लीज रिपीट करो कि कौन सा स्टॉक बोला?
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई प्रू 558 ये लेवल्स के आसपास फिलहाल कामकाज होता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल, आईसीआईसीआई प्रू के अंदर पिछले कुछ दिनों में सेलिंग देखने को मिला था। स्टॉक ने ऊपरी लेवल से दबाव दिखाया था, लेकिन आज स्टॉक में बाउंस बैक के संकेत देखने को मिल रहे हैं। 557 558 का अभी भाव है, यहां से स्टॉक ऊपर में 580 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। 580 का लेवल टूटेगा तो रिवर्सल के संकेत मिलेंगे। फिलहाल पुल बैक और बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं। 580 तक के लेवल आईसीआईसीआई प्रू में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे अच्छी गेन्स आते हुए दिख सकते हैं इस स्टॉक में भी, और अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही है। दिन की ऊंचाई पर फिलहाल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये स्टॉक में कामकाज होता हुआ दिख रहा है। 3.5% तक के गेन्स इस स्टॉक में भी आते हुए दिख रहे हैं। इस बीच अब देखिए इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे भी हल्के से गेन्स आते हुए दिख रहे हैं, हालांकि 1.5% तक की तेजी बनती हुई दिख रही है। एसबीआई कार्ड्स काफी समय के बाद हम देख रहे हैं अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे खरीदारी आती हुई दिख रही है। दिन की ऊंचाई पर है एसबीआई कार्ड्स 893 इन लेवल्स पर फिलहाल कामकाज होता हुआ दिख रहा है। विकास जी, आप राय दीजिए, फिलहाल 893 इन लेवल्स के आसपास है, लंबे समय के लिए इन लेवल से खरीदारी करनी चाहिए एसबीआई कार्ड्स पर? नहीं, बिल्कुल देवांशी, एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है और ये जो क्रेडिट कार्ड का स्पेस है डेफिनेटली एक हाई पोटेंशियल वाला स्पेस है भारत में, और ये स्टॉक तो बिल्कुल एक लीडर है इस सेगमेंट का। मुझे लगता है इन लेवल्स पे जिन्होंने लिया हुआ उनको तो बने ही रहना है। बाकी बाजार में कोई गिरावट आती है, स्टॉक नीचे आता है तो इसको खरीदा भी जा सकता है लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए। अच्छा, मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, पोर्टफोलियो में रखें। ये है आपकी राय एसबीआई कार्ड्स पर। कुणाल जी और राकेश जी तैयार हैं पिक ऑफ द डे, बड़े दिनों बाद पिक ऑफ द डे। कल के लिए इतना कॉन्फिडेंट है, क्या बात है, बजाएं बिगुल पिक ऑफ द डे का। बताएं सर। अनिल जी, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी निकल की, तो निकल का बड़ा भाई है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ स्टॉक है मॉयल, पीएसयू कंपनी। अनिल जी, मॉयल है हमारा पिक ऑफ द डे। स्टॉक ने पिछले 5 दिनों के हाइस को तोड़ा है, प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है, पॉजिटिव क्रॉसओवर है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है और स्टॉक ने कोई खास पार्टिसिपेट पिछली तेजी में नहीं किया, लेकिन अब इसका समय आया है। बड़ा ब्रेकआउट हुआ है 175 के ऊपर और ये स्टॉक जो है ये 190 195 के लेवल्स आपको दिखाने की ताकत रखता है। इन स्तरों पर बाय करके चले, स्टॉप लॉस रख लें 174 पर, 174 पर ब्रेकआउट के स्तर से ₹1 नीचे स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 182 रुपए का 182 का, दूसरा टारगेट 185 रुपए का, 185 के टारगेट के लिए मॉयल में खरीदारी कराए। ओके, मॉयल है ये स्टॉक जहां पे आपको खरीदारी करने के मौका, और ये स्टॉक पे आप देखिए दिन की ऊंचाई पर फिलहाल कामकाज करता हुआ दिख रहा है। इन लेवल से आपको खरीदारी करनी है 167 के लेवल्स के आसपास, 182 185 ये टारगेट्स आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं, और नीचे स्टॉप लॉस छोटा है 174, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के आपको खरीदारी करने की राय यहाँ पे भी मिलती हुई दिख रही है। चलिए आप देखिए आज इंडाइसिस की अगर बात करें तो रियल्टी इंडेक्स, साथ ही पीएसयू बैंक्स हैं जो लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी बता रहे हैं, और मिड कैप स्टॉक्स हैं जहां पे थोड़े से गेन्स इन लेवल से भी आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हम सुबह भी बात कर रहे थे, जो नई न्यू एज कंपनीज हैं, कल काफ़ी गिरावट इन सब में होती हुई दिख रही थी और आज भी बहुत ज़्यादा रिकवरी आती हुई नहीं दिख रही है। विकास जी, जो न्यू एज कंपनीज की हम बात कर रहे हैं, ऐसे बाजार में जहाँ पे कल इतनी बड़ी गिरावट आई थी, क्या करना चाहिए? पेटीएम है, नायका है, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा शानदार गेन्स आते हुए नहीं दिख रहे हैं। हल्की तेजी के बाद आज फिर एक बार दिन के लोस के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। कोई राय इन सब स्टॉक्स पर? देखिए देवांशी, ये जो न्यू एज स्टॉक्स है इनमें बिल्कुल एक अच्छी खासी बिकवाली पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है, और वैसे भी वैल्यूएशंस के लिहाज से ये सब स्टॉक्स काफी एक्सपेंसिव थे। कई स्टॉक्स तो अच्छे खासे लेवल पे है जबकि कोई प्रॉफिट में नहीं है, बिल्कुल लॉसेस में है। बट अगर यहाँ से किसी एक दो स्टॉक को अगर पिक करना पड़े तो मुझे लगता है नायका वुड बी अ गुड पिक। अगर नायका इन लेवल्स पे भी या कोई भी गिरावट में नायका को खरीदा जा सकता है। इवन जोमेटो लुक्स गुड। फिर आपकी ये जो अभी नई लिस्टिंग हुई थी रेटगेन ट्रेवल, जो कि कल स्टॉक जो 445 पे इशू आया था और कल 320 तक के लेवल्स इसने दिखाए थे, वो एक मुझे लगता है अच्छा लेवल था। एक इंटरनेशनली एक बहुत ही बड़ी लीडिंग कंपनी है जो कि ट्रेवल से रिलेटेड जो SaaS का काम करती है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छा कर सकता है, बट आज तो अब काफी चल चुका है। बट अगर इसमें वापस से वो लेवल्स आते हैं तो यहाँ पे नजर रहेगी और मीडियम से लंबी अवधि के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी। चलिए, मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पे पॉजिटिव मोमेंटम अभी भी है, थोड़े से ऊपरी लेवल से दबाव है, लेकिन रेट गेन ये स्टॉक है जहां पे आपको फोकस करके चलना चाहिए। और आज देखिए आप करीब 7% तक की तेजी इस स्टॉक में आते हुए दिख रही है। चलिए, जय के लिए एक बिगुल।
जय बताइए कैश का ऑप्शन आज। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू देवांशी, गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। मॉर्निंग का तो निफ्टी के सारे टारगेट्स आ चुके थे। अब 16,700 का कॉल खरीदना है जो करीब 155 पर मिल रहा है। इस पे आप स्टॉप लॉस लगाइए 109 का। पहला टारगेट जो इसका देवांशी बनकर आ रहा है वो है 203 रुपए का, एंड दूसरा टारगेट जो इसका बन रहा है वो है 229। तो 203, 229 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। 16,700 का कॉल 155 पर 109 के स्टॉप लॉस के साथ। देवांशी एक रेंज हमने मॉर्निंग में डिस्कस की थी डाउन साइड में 16,750, 650। अगर आप देखें तो 688 का लो किया है निफ्टी ने, एंड अपसाइड में जो रेंज डिस्कस की थी वो यही थी कि 16,850 से 950, और हाई लगाया करीब करीब 936 का स्पॉट ने। सो लगभग यही रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। पॉजिटिव ये है जो हिसाब से डेटा देख रहा हूं मैं कि लोअर लेवल्स पर एक अच्छा एक बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, एंड समहाउ 16,650 के लेवल्स होल्ड कर रहे हैं। सो टिल दोज लेवल्स आर हेल्ड एटलीस्ट ऑन एन आर्ली क्लोजिंग बेसिस फिर से अपर एंड ऑफ द रेंज तक आ सकता है। बट जैसे मैंने कहा था कि 17,000 बहुत ही अहम लेवल है, निर्णायक लेवल रहेगा। मॉर्निंग में भी यही कहा था, वो निकलता है तो एक और बड़ा बाउंस 17,200, 300 हम सोच सकते हैं उसके बारे में, बट 17 के ऊपर ही। टिल देन वी कैन कंटिन्यू टू सी दिस रेंज प्ले आउट। तो निफ्टी पर यहाँ पे खरीदारी करने के मौके मिलते हुए दिख रहे हैं। लो लेवल से 16,700 इस कॉल पे आपको खरीदारी करनी है। फिलहाल 150 और 160 के लेवल्स के आसपास ये कॉल ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 109 पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर की तरफ 203, 229 ये लेवल्स के लिए खरीदारी करने की राय। और आप देखिए निफ्टी पर लोअर लेवल से भी खरीदारी आती हुई दिख रही है और ऊपरी लेवल से थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। चलिए सुमित जी के लिए एक बिगुल। बताइए सर आपका सुपर हिट कॉल। देवांशी भाई का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 84 रुपीज 50 पैसा, 84 रुपीज 70 पैसा। स्टॉक के अंदर एक गिरावट के बाद बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं। स्टॉक का नाम है CESC। ये स्टॉक के अंदर पिछले 4 से 5 दिनों के गिरावट के बाद आज एक बाउंस बैक का संकेत मिल रहा है। इस बाउंस बैक के अंदर स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए, जिसके अंदर 90 का पहला टारगेट बनेगा, 92 का दूसरा टारगेट बनेगा। 3 से 4 दिन का व्यू लेके CSC में यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें। कल का हाई ब्रेक हो चुका है। इनफैक्ट कल के हाई का ब्रेक होते ही स्टॉक के अंदर मोमेंटम भी बन रहा है, तो ये स्टॉक में खरीदारी करना है। 81 रुपीज नीचे में सपोर्ट बनेगा। 81 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 90 से 92 के टारगेट्स के लिए। ओके तो आप देखिए फिलहाल CSC ये स्टॉक है जहां पे आज आपको खरीदारी करने के मौके मिलते हुए दिख रहे हैं। 84, 85 के लेवल्स के आसपास कामकाज होता हुआ दिख रहा है। टारगेट्स 90, 95 तक के आते हुए दिखेंगे और 81 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये राय आती हुई दिख रही है सुमित की तरफ से। चलिए कुछ और स्टॉक्स है जहां पे आज हम फोकस करके चल रहे थे और उसमें फार्मा स्टॉक्स भी हैं जहां पे अब थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिख रही है लोअर लेवल से। और काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहां पे हम देख रहे हैं कि अच्छे गेन्स आते हुए दिख रहे हैं। न्यूलैंड लैब्स आप नजर कीजिए 3% तक की मजबूती पिछले 10 मिनट में आती हुई दिख रही है। इसके साथ ही एल्बर्ट डेविड ये स्टॉक में भी हम देख रहे हैं लोअर लेवल से करीब आधे से 1% तक की मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ दिख रहा है। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे अब फाइनली हम देख रहे हैं कि शानदार गेन्स है। निफ्टी बैंक पे आप देखिए 34,600 के पार फिलहाल कामकाज होता हुआ दिख रहा है। और CSC जिसकी हमने फिलहाल बात की 4% से ज्यादा की मजबूती इस स्टॉक पर भी आती हुई दिख रही है। एक स्टॉक नैल्को यहाँ पे आप नजर कीजिए 5.5% तक की मजबूती फिलहाल आती हुई दिख रही है। आज अच्छे हाइज बनते हुए दिख रहे थे, 100 के लेवल्स के पार था ये स्टॉक और फिर से एक बार लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आती हुई दिख रही है। राकेश जी क्या करना चाहिए नैल्को पर, चार्ट्स क्या कह रहे हैं? सॉरी अनिल जी, फिर वही चीज हुई जो आपने बोला था, नाम नहीं लेना चाहिए। नेल्को के चार्ट काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट खरीदारी की राय है नेल्को के अंदर। जिनके पास है होल्ड करें। 96 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 103, 104 के टारगेट्स बैठते हैं। नेल्को ये स्टॉक है जहां पे आपको खरीदारी करने के मौके फिलहाल बनते हुए दिख रहे हैं। और इस बीच डिक्सन टेक यहाँ पे आप नजर कीजिए शानदार गेन्स होते हुए दिख रहे हैं। 5,500 ये लेवल्स पर ये स्टॉक भी पहुंचता हुआ दिख रहा है। और इस बीच अनिल जी के लिए एक बड़ा बिगुल। खरीदारी करने की राय और खरीदना है बैंक निफ्टी के स्पॉट लेवल पर 34,600 के जो लेवल है इसके हिसाब से जो भी फ्यूचर्स के लेवल हो वो खरीदें। 34,600 पर बैंक निफ्टी खरीदने की राय है। स्टॉप लॉस 34,400 का रखें। मैं सारे स्पॉट लेवल दे रहा हूं आपको। ऊपर के जो टारगेट बनेंगे वो बनेंगे 34,775,
34,900, 34,975 और उसके बाद 35,025। ये 4 टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की राय है आज और कल के लिए। और जाहिर सी बात है, जिस तरह का मूड माहौल है देवांशी, बाजार वोलेटाइल काफ़ी है, तो इस वोलेटिलिटी से निपटने के लिए आपके पास दूसरा तरीका है बैंक निफ्टी खरीदने का, वो फिर आप कॉल ऑप्शन के जरिए खरीद सकते हैं। तो कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदेंगे तो आपके लिए रिस्क कम रहेगी। और 34,500 ये वाला कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। 34,500 का कॉल ऑप्शन आपको मिलेगा लगभग 330 रुपये में। और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है आपको 270 रुपये का। टारगेट जो बनेगा 440, 490 और साथ ही साथ 540। ये 3 टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। उसके बाद बड़े टारगेट्स भी आते हैं, लेकिन मैं सोचा इतने काफ़ी है। 440, 490, 540 इन 3 टारगेट के लिए बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं, और वो खरीद सकते हैं 34,500 का। तो इन द मनी 34,500 का कॉल ऑप्शन खरीदें, या अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो फ्यूचर्स खरीदें। बेहतर होगा कॉल ऑप्शन खरीदेंगे तो आपके लिए ओवरनाइट रिस्क थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि मार्केट थोड़े वोलेटाइल है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कल एक बार फिर से ऊपर एक ओपनिंग आपको मिल सकती है। जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल है, डाउ फ्यूचर्स वापस ऊपर, तो थोड़ा बोल्ड है, कॉन्ट्रा कॉल है। और कॉन्ट्रा तो नहीं कहूँगा, हाँ ट्रेंड के विपरीत कॉन्ट्रा है आज के लिए, तो ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला कॉल है, तो आप लिमिटेड पोजीशन में ट्रेड करें, ज़रूर से ज़्यादा ना खरीदें, ये ज़्यादा ठीक है। वैसे तो निफ्टी पर बुलिश हैं जय भी। जय, निफ्टी के साथ क्या बैंक निफ्टी में भी अपसाइड की गुंजाइश दिख रही है? अनिल जी, मैं आपके लेवल्स के साथ बिल्कुल सहमत हूँ, बिकॉज 35,000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, और नीचे में 34,500 का लेवल जो आपने स्ट्राइक चूज किया है, आई मीन दैट इज वेरी मच करेक्ट। एंड अगर अनिल जी बैंक निफ्टी में कॉल देना होता तो मैं भी यही स्ट्राइक चूज करता, बिकॉज कहीं ना कहीं ये चीज क्लियर है कि इमीडिएट बेसिस पर हम देखें तो 34,000 के आसपास, 34,500 एक शॉर्ट टर्म इमीडिएट बेसिस पर एक सपोर्ट है। उसके नीचे तो 34,000 का ही एनर्जी, और वो हमारे टारगेट्स भी थे कल के, वो हासिल हुए। सो ये जो रेंज है 34,000 टू 34,500 इज अ वेरी क्रूशियल इमीडिएट बेसिस पर एक रेंज। हालांकि निफ्टी में जितनी स्ट्रेंथ है उतनी बैंक निफ्टी में नहीं है, तो ऊपर में 35,000 डेफिनेटली एक करेक्ट लेवल है जो आपने 35,025 का दिया है एनएलजी। आई एम विथ दैट। एंड अगर 35,000 और 35,300 के ऊपर जाता है तो और तेजी देखने मिलेगी। अदरवाइज वहां पे जैसे आपने सही कहा कि प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अनिल जी, केवल एक चीज कहूंगा कि आपने काफी बढ़िया एक बोल्ड कॉल लिया है यहाँ पे। आप 270 के करीब करीब का आपका आपने स्टॉप लॉस मेंशन किया है, बट अगर नीचे और देखा जाए तो करीब 240, 230 के रेंज में भी एक अच्छा सपोर्ट बनकर आ रहा है। तो अगर पोजिशनली किसी को वो भी रखना तो रख सकते हैं। ऊपर में टारगेट्स इसके बन सकते हैं लगभग 500 के करीब के। तो 500 के करीब के टारगेट के लिए आप यहां पर कर सकते हैं खरीदारी। 34,500 का कॉल ऑप्शन भी यहां पर खरीद सकते हैं, और चाहें तो आप फ्यूचर्स भी खरीदें। ये राय बैंक निफ्टी पर एक आपके लिए आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते आगे, और इस वक्त हम मुलाकात करते हैं वागले साहब से, वागले का वंडर। वागले जी बताइए। मेरा BTST है, ये हमने हमारे क्लाइंट्स को यही भाव पे दिया है। ये स्टॉक का नाम है अडानी पोर्ट, जिसको बाय करके चले। 725 726 के बीच में का भाव है। 718 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 735 से 738 के लेवल्स आपको कल तक मिलने चाहिए। ओके, 735 740 के लेवल्स आपको यहाँ पे अदानी पोर्ट्स पर आते हुए दिखेंगे, और लगातार दूसरी पिक है जहाँ पे अदानी पोर्ट्स पर पॉजिटिव राय, और दिन के उच्चतम स्तर पर ये स्टॉक भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। शुक्रिया वागले जी। चलिए सुमित जी के लिए भी एक बिगुल। बताइए सुमित जी, आपका सुपरहिट कॉल। छोटे बैंकिंग स्टॉक्स में एक मोमेंटम बना है, जिसमें जो स्टॉक मेरे रडार पे आया उसका भाव चल रहा है 35 रुपए 80 पैसे, 36 रुपए, और बहुत दिनों के बाद ये स्टॉक में मोमेंटम बना है। स्टॉक का नाम है JNK बैंक। JNK बैंक के अंदर मोमेंटम बन रहा है। एक गिरावट के बाद स्टॉक ने 200 DMA लेवल्स टेस्ट किए। कल स्टॉक ने 200 DMA लेवल टेस्ट किए, और आज की जो कैंडल बन रही है वो कल का हाई ब्रेक कर रही है। आज की क्लोजिंग अगर स्टॉक के अंदर 36 रुपए के ऊपर आती है तो वो स्टॉक के लिए पॉजिटिव साइन होगा। फिर स्टॉक यहां से एक बढ़िया पुलबैक और एक बढ़िया बाउंस बैक दिखाएगा, जिसके अंदर 38 रुपए से लेके 40 रुपए तक का मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो नीचे के ऊपर सपोर्ट बनेगा वो 34 साढ़े 34 के आसपास बनेगा। तो टू बी वेरी प्रिसाइज, 34.5 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के JNK बैंक में यहां पे खरीदारी करें। ऊपर में टारगेट 38 रुपए का पहला बनेगा, 40 रुपए का दूसरा बनेगा। जल्दी ये टारगेट देखने को मिलेंगे। आज की क्लोजिंग 36 के ऊपर आते ही 2-4 दिन के अंदर ये मूव देखने को मिल सकता है। ओके,
तो जे.एन.के बैंक, आप देखिए बैंकिंग स्टॉक्स में लोअर लेवल से अच्छे गेन्स आते हुए दिख रहे हैं। जे.एन.के बैंक इनके रडार पर आता हुआ दिख रहा है। 34 के स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदारी करनी है। 3840 ये लेवल्स के लिए आपको जे.एन.के बैंक में खरीदारी करने की राय। चलिए अनिल जी की 3-20 की स्ट्रैटेजी, उनके लिए एक बिल्कुल। सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट्स पर नजर करें तो अभी भी हम देख रहे हैं डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव हैं, करीब 180 अंकों की मजबूती अभी भी बनी हुई है। और नैस्डैक पर भी आप नजर कीजिए, गेन्स एकदम स्टेबल हैं, 110 अंकों की मजबूती यहाँ पे भी है और इंटरनेशनल मार्केट्स तो पॉजिटिव हैं। क्या करना चाहिए अनिल जी, आज क्या रहा है? निफ्टी बैंक पर तो आप पॉजिटिव हैं। बिल्कुल, निफ्टी बैंक पर पॉजिटिव होने के लिए निफ्टी पर पॉजिटिव होना जरूरी है और जय ने निफ्टी पर कॉल दिया ही है, मेरा निफ्टी बैंक पर कॉल है, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 16,600 का पुट खरीद लें अगर आप लॉन्ग हैं तो निफ्टी फ्यूचर्स पर, या अगर अपने हेजिंग के तौर पर। और बैंक निफ्टी पर आप 34,000 का पुट खरीद कर जाएं, थोड़ा दूर का है, और जिनको कम रिस्क रखनी है वो 34,400 का भी खरीद सकते हैं। आपकी श्रद्धा पर है, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करिए। 34,400 का खरीदना है, 34,400 का खरीदें पुट हेजिंग करने के लिए आज से। और अगर लॉन्ग करना चाहें तो सीधा जो 34,500 का हमने कॉल ऑप्शन दिया है वो भी आप खरीद सकते हैं। जैसा जय ने अभी कहा है आपको निफ्टी में 16,750 का कॉल ऑप्शन वो खरीद सकते हैं। तो लॉन्ग पोजिशन रिस्क लेने जितना है। देखिए एक चीज़ और समझिए कि 3 दिन से अमेरिका अच्छा गिर गया, करेक्ट, तो एक रिकवरी का केस वहाँ पर भी बनता है। और डाउ फ्यूचर्स आपको 150-200 पॉइंट ऊपर नज़र आ भी रहे हैं। हमारे यहाँ वोलेटिलिटी जरूर हुई है, लेकिन इस वोलेटिलिटी में दोनों तरफ से अगर आप ये देखेंगे कि ऊपर से हम गिरे हैं, बिकवाली हुई, वो तो रोज ही हो रही, कोई पहली बार थोड़ी हुई है। लेकिन आप ये देखेंगे नीचे से बार बार हम रिकवर भी करने की आज कोशिश भी कर रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा संकेत वो भी है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि थोड़ा आज उतना बुरा सेशन नहीं है जितना अदरवाइज हो सकता है। जैसे 2 बजे 2:30 बजे के बीच में हम 16,700 भी तोड़ दिए, है ना, 34,500 भी तोड़ दिए, तो कम से कम क्लोजिंग तो हम ढंग की दे रहे हैं। 34,600 के ऊपर की क्लोजिंग मिल रही है, 16,800 के नज़दीक की क्लोजिंग मिल रही है, तो क्लोजिंग उतनी बुरी नहीं है। उस लिहाज से मुझे लगता है कि आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, और अगर है और नहीं लेने की आपकी ताकत रिस्क के साथ में, तो कैरी भी कर सकते हैं। ओके, तो पोजीशन अगर आपने लॉन्ग की बनाई है तो बने रहने की राय है। और फ्रेश पोजीशन जैसे कि आपको बैंक निफ्टी पर स्ट्रैटेजी मिली थी, उसमें भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं, जैसे कि अनिल जी की राय है। चलिए जय का जैकपॉट, उनके लिए एक बिल्कुल। बताइए जय। देवांशी, HCL टेक का 1210 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे, ₹8.20 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीद कर चलने की सलाह है। IT स्टॉक्स आज ओवरऑल डेफिनेटली अच्छा मोमेंटम में है और स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं अपना मोमेंटम, दैट इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। जहां तक HCL टेक का सवाल है, एक अच्छा एक ब्रेकआउट कंसोलिडेशन में से देखने मिला है। इनफैक्ट ये जो रेंज थी देवांशी, मैं कहूंगा लगभग 1130 से लेके 1190 की, तो 60 पॉइंट की रेंज है। तो इसके टारगेट जो करीब करीब ऊपर में बन रहे हैं वो 1245 से 1260 तक के बन रहे हैं। तो यहाँ से लगभग हमें और 50-55 पॉइंट की एक मूव देखने मिल सकती है। तो अगर आप ये खरीदते हैं, सो ऊपर में जो इसके इनिशियल टारगेट्स बनेंगे दैट वुड बी 27, सेकंड टारगेट जो बन रहे हैं वो है 33, डाउन साइड में जो आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा वो है ₹12.20 का 12.20। ये आप स्टॉप लॉस लगाकर ये कॉल ऑप्शन को आप खरीद के चल सकते हैं 12-10 के स्ट्राइक का। एक और चीज ये भी देखने मिली है कि अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे देखने मिला है, करीब करीब OI में अगर आप फ्यूचर्स में एडिशन देखेंगे तो 4% प्लस का है। सो आई थिंक ओवरऑल IT स्टॉक्स अच्छे फ्लेवर में, इनफी TCS विप्रो तो अच्छा कर ही रहे हैं, एंड HCL टेक में भी लो लेवल से अच्छी रिकवरी हमें देखने मिली है, दैट इज क्वाइट पॉजिटिव टेक। और वैसे अनिल सर, अगर आज ओवरऑल देखें ना सेशन, तो HCL टेक ये मोस्ट रेकमेंडेड पिक था, और बार बार हम देख रहे हैं कि सभी के रडार पर ये स्टॉक आता हुआ दिख रहा है, फ्यूचर्स में, कैश में, और अब ऑप्शन के जरिए भी हमें राय मिलती हुई दिख रही है। 1210 ये कॉल ऑप्शन आपको खरीदारी करनी है, करीब ₹8.5 के आसपास ट्रेड करती हुई दिख रही है। और खरीदारी किन लेवल्स पर करनी है जय? देवांशी, यही करीब करीब ₹18.20 के आसपास जो मैंने कहा 18.20 पे आप खरीदे, 12.20 का आपका स्टॉप लॉस होगा, तो ₹6 का स्टॉप लॉस है। इसकी लॉट साइज अगर हम देखें तो 700 की है। सो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू काफी अच्छा है, 5-5.5 हजार का एक रिस्क है, बट ऊपर में जो टारगेट है वो 27 और 33 के बंद करा रहे हैं। ओके, ₹18 के आसपास आपको खरीदारी करने के मौके हैं, ₹12 के पास आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर आपको 27-33 ये टारगेट्स आपको आते हुए दिखेंगे। और HCL टेक यहाँ मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ दिख रहा है। चलिए अब देखिए, फिलहाल अगर क्लोजिंग का वक्त है, सन फार्मा
ये स्टॉक है जो कि फिलहाल अच्छी गेन्स के साथ कामकाज करता हुआ दिख रहा है। और आज अगर टॉप गेनर की बात करें निफ्टी पर, HCL टेक है, उसके सिवाय यूपीएल, विप्रो, अदानी पोर्ट्स, टाटा स्टील, कोल इंडिया, हिंडाल्को, ये सारे स्टॉक्स थे जो कि आज अच्छे शानदार गेन्स बताते हुए दिख रहे थे। और निफ्टी के अगर लूजर्स की बात करें तो पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, यहाँ पे भी गिरावट आती हुई दिखी थी। और इसके अलावा आज बजाज फाइनेंस थोड़े से गेन्स बता के एक बार फिर लाल निशान में फिसलते हुए दिखे। सिप्ला, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यहाँ पे लगभग आधे % तक की गिरावट आज की ट्रेडिंग सेशन में आती हुई दिखी है। और इसके साथ ही आप देखिए जो कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पे आज पूरा का पूरा फोकस बनता हुआ दिख रहा था वो आज मिड कैप स्टॉक्स थे। इसके साथ ही रियल्टी इंडेक्स थे जहां पे आज हमने शानदार गेन्स आते हुए दिखे। जो खबरें आती हुई दिख रही है रजिस्ट्रेशंस के चलते वहां पे अच्छे गेन्स आते हुए दिखे थे। और हमने देखा ये पूरा इंडेक्स ही आज हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। IT इंडेक्स थे जहां पे आज हरे निशान के साथ कामकाज होता हुआ दिखा। फाइनेंस स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी आती हुई दिखी। और इसके साथ ही आप देखिए आज मेटल स्टॉक्स थे जहां पे 3% तक की मजबूती आती हुई दिखी थी। और इसके साथ ही स्मॉल कैप स्टॉक्स थे जहां पे आज भरपूर एक्शन था। पिरामल एंटरप्राइज ये स्टॉक था जहां पे 4% तक की तेजी। वेदांता में जो खबरें आती हुई दिखी, जो एक्विजिशन किया उसके चलते आज वेदांता फोकस में आता हुआ दिखा। इसके साथ ही अदानी पोर्ट्स, ये सारे स्टॉक्स थे जहां पे आज अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। वायदा बाजार में भी आप देखिए जो टॉप गेनर था वो इंडस टावर था। आप देखिए 6% तक की तेजी इस स्टॉक पे आती हुई दिखी। नैल्को में अच्छे गेन्स थे। डिक्सन टेक करीब 5.5% तक की मजबूती और 5500 के लेवल्स के पार ये स्टॉक पे आता हुआ दिखा। और मिड कैप्स पे AB फैशन जैसे स्टॉक्स थे जहां पे अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। IT स्टॉक्स में जो मिड कैप IT स्टॉक्स थे वहां पे भी लोअर लेवल से शानदार मजबूती होती हुई दिखी थी। करीब आधे % तक की मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ दिखा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ये स्टॉक्स भी आज फोकस में थे। हेवल्स इंडिया 4% मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। पॉलीकैब में भी आज भरपूर एक्शन था। 3.5% तक की मजबूती के साथ ये स्टॉक भी था जहां पे आज एक्शन बनता हुआ दिखा। और बैंक्स में आप देखिए EU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ICICI बैंक, J&K बैंक, ये कुछ स्टॉक्स थे जो कि आज बैंकिंग में टॉप गेनर्स बनते हुए दिखे थे। इसके साथ ही आप देखिए इंडसइंड बैंक भी करीब 1.5% तक की मजबूती यहाँ पे भी आती हुई दिखी। और अपार इंडस्ट्रीज आज 11% तक की मजबूती के साथ ये स्टॉक भी ट्रेड करता हुआ दिखा। तो इन ऑल आज काफी उतार चढ़ाव के साथ बाजार में कामकाज होता हुआ दिखा, लेकिन फाइनली लगभग 170 अंकों की मजबूती हमने निफ्टी पर देखी। निफ्टी बैंक पर करीब 220 अंकों की मजबूती के साथ अब फाइनली क्लोजिंग आती हुई। ये प्रोविजनल क्लोजिंग है 225 पॉइंट्स और सेंसेक्स में भी 550 अंकों की मजबूती के साथ आज क्लोजिंग देखने मिलती हुई दिख रही है। 16,782 ये है वो लेवल जिसके नीचे निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया था और उस ब्रेकडाउन के बाद सीधा 16,416 तक कल ही पहुंचता हुआ नजर आया था। एग्जैक्टली उसी ब्रेकडाउन पॉइंट पर क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। प्रोविजनल क्लोजिंग हो सकता है थोड़ी सी नीचे आए 5-10 पॉइंट 16,775 के आसपास, लेकिन ब्रॉडली बात यह है कि जिस लेवल से ब्रेकडाउन दिया था मार्केट ने उसी लेवल के आसपास बंद होता हुआ दिख रहा है निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर हालांकि उससे काफी नीचे है, 34,600 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी कम से कम, ये आप कह सकते हैं। आइए बाजार बंद होने के बाद का एक्शन मैं आपको बता दूं। यूपी, पंजाब सहित 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इससे पहले सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और वो ये है कि वोटर ID को अब आधार कार्ड से आप लिंक करा सकते हैं और इसके लिए सरकार ने लोकसभा में बिल भी पास कर दिया। हालांकि सरकार ने अभी इसे कंपल्सरी नहीं किया है, लेकिन आने वाले दिनों में इसके फायदे आपको जरूर मिलेंगे, तो सरकार इसे कंपल्सरी भी कर सकती है। और दूसरी तरफ जानकारों का यह भी मानना है कि इससे प्राइवेसी का खतरा भी बढ़ जाता है। शाम 5 बजे आपकी खबर आपका फायदा में हम इसी पर करेंगे बातचीत, चुनाव का नया आधार, और जानेंगे कि वोटर ID को आधार से लिंक कराने के फायदे क्या है, नुकसान क्या है और क्या वाकई में प्राइवेसी के लिए खतरे हैं। AB पांडे साहब होंगे, डॉक्टर AB पांडे साहब, पूर्व CEO उड़ाई के, और साथ ही SY कुरैशी साहब होंगे, वो भी डॉक्टर हैं और चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। विराग गुप्ता साहब होंगे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, जो इस पर कानूनी राय भी देंगे हमें। खाने के तेल की महंगाई को रोकने के लिए सरकार एक के बाद एक कड़े कदम उठा रही है। तेल तिलहन के वायदा कारोबार को बंद करने के बाद सरकार ने अब रिफाइंड खाने के तेल की इंपोर्ट की समय सीमा मार्च 2022 तक बढ़ा दी है। क्या इन कदमों से खाने के तेल में दामों में कुछ कमी आएगी, सस्ते होंगे, इंडस्ट्री पर असर क्या होगा, इस पर हमारे साथ लंदन से लाइव जुड़ेंगे ऑयल मार्केट के दिग्गज गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर दोराब मिस्त्री साहब। शाम 5:25 पर 26 मिनट रख लीजिए, इस पर जुड़ेंगे वो हमारे साथ विशेष शो में। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन नजदीक है, आपको जल्द ITR भर लेना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी वजह से डेडलाइन तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाते हैं तो आपके पास विकल्प क्या है, ऑप्शन क्या है। क्या आप 31 दिसंबर के बाद भी भर सकते हैं
और अगर आपने रिटर्न भर दिया और उसमें कुछ गलत लिख दिया, गलती कर दी, तो उसे सुधारे कैसे हैं। ITR भरने को लेकर आपके कई सारे सवाल हो सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको शाम 6:26 पर मिलेंगे। नए साल की तैयारी, टैक्स प्लानिंग की बारी। नए साल के जश्न की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन इस बार जश्न के साथ कई सारी सावधानियां आपको बरतनी होगी, क्योंकि इस बार नए साल के जश्न पर ओमिक्रॉन का खतरा है, साया है। इंडिया 360 डिग्री में हम आज आपको रात 8 बजे बताएंगे कि नए साल के जश्न को लेकर राज्य सरकारों की तरफ से क्या क्या नियम तय हुए हैं और कैसे आप सावधानी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए नए साल को आप स्वागत कर सकते हैं। जश्न भी, जिम्मेदारी भी, ये है आज रात की हमारे 8 बजे की कवर स्टोरी। मिस मत कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। बाजार का पूरा एक्शन 16,770, 156 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी हुआ है बंद। ऊपर से देखेंगे तो 150 अंक नीचे और नीचे से देखेंगे तो 150 अंक ऊपर। तो दोनों तरफ के लोग खुश, किसी को तकलीफ ना हो। तेजी करने वाले भी खुश, मंदी करने वाले भी खुश। बीचों बीच बाजार की ट्रेडिंग रेंज के जहां पर निफ्टी हुआ है बंद आपके लिए ऑलमोस्ट ओके। और बैंक निफ्टी 34,600 पर बंद हुआ है, निचले स्तर से 200 पॉइंट ऊपर, लेकिन हाँ ऊपरी स्तर से थोड़ा ज़्यादा नीचे, 400 साढ़े 400 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी बंद होता हुआ। तो ये दो इंडेक्स हैं जहां पर आज आपको क्लोजिंग और 500 पॉइंट की तेजी आपको दिखेगी सेंसेक्स में आज के सेशन में। तो ठीक है, इतना बुरा सेशन नहीं। जाते जाते एक बार जल्दी से डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक देख लें, ताकि आपको ध्यान रहे कि कल सुबह जब आप वापस से ट्रेड के लिए लौटेंगे तो कितनी मजबूती के साथ डाउ फ्यूचर्स को छोड़कर गए थे। 170 पॉइंट के आसपास की तेजी और सेंचुरी मारता हुआ नैस्डैक। विदा लेने का वक्त। कुणाल जी, राकेश जी का धन्यवाद, वागले साहब का शुक्रिया। सुमित जी छुट्टी के नाम से देखिए कितना खुश होते थे। सुमित जी ऐसा स्कूल में भी इसी तरह से खुश होते थे कि चलो क्लास खत्म ही घर जाने को मिल रहा है, एकदम तैयारी बिल्कुल कि मतलब होता था ऐसा। टीचर क्लास छोड़े उससे पहले बच्चे तैयार, सब कुछ, जैसे ये निकले हम बाहर निकले। मैंने थैंक यू ढंग से नहीं किया, उससे पहले सुमित जी तैयार है अपनी कुर्सी से उठकर जाने के लिए। तो सुमित जी हम आपको ज़्यादा देर नहीं रोकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सेठी साहब, जय ठक्कर साहब, और साथ ही नितिन जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज के शो में हमारा साथ देने के लिए। वागले साहब का भी धन्यवाद। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात।